अस्सलाम वालेकुम। हमारा सूबा सिंध बहुत अरसे से एक शिकंजे में जकड़ा हुआ है। उसको इस शिकंजे से निजात कैसे दिलाई जाए और वो तरक्की की राह पे कैसे गामजन हो, ये सारे मामलात को समझने के लिए आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है, जिनका इल्म और अदब और सियासत से बहुत गहरा वास्ता है। मेरी खुशनसीबी इन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ हैं आज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। ठीक सर है। वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। प्लेयर, ऑलवेज़ अ प्लेयर। सर माशाल्लाह इतने लिटरेट हैं, मैन ऑफ लेटर्स हैं। मैं आपकी फैमिली हिस्ट्री पहले जानना चाहूँगा क्योंकि मैं ये गलत समझता हूँ इन्फॉर्मेशन किसने दी आपको कि मैं सर लिटरेट हूँ? सर पूरी दुनिया ने आपके बारे में यही कहा। अब आपने तो दुनिया को गलत साबित करना है या वरना मैं उनको सही साबित करूँगा। सही है। सर मैं समझता हूँ ये एट्रिब्यूट्स हमेशा फैमिली से पास ऑन जी, होते जी, हैं। जी। तो मुझे थोड़ी-सी फैमिली हुँ, हिस्ट्री और थोड़ी-सी आपकी हिस्ट्री एजुकेशनल जर्नी इन पर्टिकुलर। हुँ। सर मेरा ताल्लुक बेसिकली हैदराबाद शहर से है सर और हैदराबाद शहर जब अभी तक़सीम नहीं हुआ था, टंडो अलायार और टंडो मोहम्मद खान और मटियारी हाला तहसीलें थीं, अब वो अलग अज़ला हो गए, तब ये एक ही शहर था। तो हैदराबाद शहर में टंडो मोहम्मद खान रोड पर आपने एक मशहूर ज़ील पाक सीमेंट फैक्ट्री बिल्कुल सुनी सर। होगी, उससे आगे एक गाँव है गाजा मोरी, सेरी, तो वो मेरे ननिहाल का गाँव है। वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई, वो दैट एट दैट टाइम इट वाज़ पार्ट ऑफ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, अब वो अलग ज़िला हो गया है। और फिर हमारी जो दादा हैं, वो हैदराबाद शहर में आकर और हैदराबाद शहर की एक एरिया है जिसे हम गाड़ी खाता हैदर चौक गोल बिल्डिंग कहते हैं। वो शहर का इसी तरह का हिस्सा है जैसे हमारे यहाँ आप इम्प्रेस मार्केट कह लें, रीगल चौक कह लें, सदर कह लें, ज़ेबुनिसा स्ट्रीट कह लें। तो इस तरह का बिल्कुल एक रश वाला इलाका जहाँ पूरे सिंध की जो भी किसी काम से बंदा आए तो वो बस स्टॉप वहाँ आता था। तो यूँ समझिए कि हार्ट ऑफ द टाउन वहाँ हम रहते हैं, तो इसलिए मैं अपने आप को हैदराबादी कहता हूँ। क्या बात! और फैमिली फैमिली में ही शादी थी मेरे वालिद साहब की, हाले पोटोज़ हैं, फादर साइड से भी, मदर साइड से भी। और इत्तेफ़ाक की बात ये है कि फादर पढ़े लिखे थे और फादर की चूँकि 3 शादियाँ थीं, तो 2 शादियों में से उनको औलाद नहीं थी और तो तीसरी शादी उन्होंने काफ़ी देर से की। तो अजीब इत्तेफ़ाक ये है कि मेरी जो मदर हैं, उनके वालिद साहब वो मज़हबी स्कॉलर तो लफ्ज़ बड़ा है लेकिन वो दीनी आदमी थे, लेकिन मेरी मदर पढ़ी-लिखी नहीं थीं, नहीं हैं। तो ये अजीब इत्तेफ़ाक है, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मेरी बहनें, अब मेरे भांजे, भांजियाँ, हमारी फ़ैमिली में एजुकेशन का एक सिलसिला लोग समझते हैं कि शायद बहुत बड़ा ट्रेडिशन है फ़ैमिली में। हमारे हैं रिश्तेदार जिनके बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो है, लेकिन हमारी फ़ैमिली में फ़ादर साइड से पढ़ाई है थोड़ी बहुत, मदर साइड से बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं बड़ा इस बात को एडमायर करता हूँ कि चूँकि ये आम तौर पर फ़िक्रा जी। हर जगह सुनते हैं कि पढ़ाई, परवरिश ये सारी माँ की तरफ से, तो हमारी अम्मी ने बड़ी तगो-दो की होगी। अब हमें अंदाज़ा होता है, जब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ी-लिखी भी नहीं हैं, तो उन्होंने कितनी जस्तजू की होगी कि हम जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए। तो ये है पस-ए-मंज़र फ़ैमिली का। बहुत खूबसूरत। 3 बहनें हैं मेरी, मानो के साथ। 2 एक बहन मेरी कनाडा में है, तो एक बहन 2 बहन है वो भी तकरीबन आधी यहाँ की हैं शहरी, आधी जर्मनी और कनाडा की हैं। क्योंकि उनके बच्चे हैं, वो पढ़ लिख कर अपने स्कॉलरशिप्स पर, मेहनतों पर बाहर निकल गए। मेरे 3 बच्चे हैं, बेटी जो है वो मैरिड है और 2 बेटे हैं वो अमेरिका में पढ़ रहे हैं और ये है सिलसिला। बहुत खूब सर। और आपकी सारी की सारी तालीम माशाल्लाह ऑल्दो यू हैव रिटन बुक्स इन इंग्लिश, पूरी दुनिया में आपकी जी, किताबें फैली हुई हैं, बट यू स्टडीड थ्रू आउट इन सिंध ओनली। जी हाँ। सर इस बारे में थोड़ा-सा अर्ज़ कीजिएगा। थ्रू आउट सिंध में हैदराबाद में ही पढ़ा हूँ। हुँ, हुँ। चूँकि अर्बन इलाका था हमारा हुँ, खोखर मोहल्ला, राइट। तो अर्बन इलाकों का ये फ़ायदा था कि एक डाइवर्स होता है अर्बन एरियाज़, उसमें मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक कंपोज़िशन होती है। तो वो डायनामिक्स ज़ाहिर है इनहेरिट किया मैंने भी। तो स्कूलिंग मेरी वहीं हुई और मज़ेदार बात ये है कि मैं जो एलिमेंट्री है मेरी 6 से छठी क्लास से मैं वो मैंने सेकंड शिफ्ट में पढ़ी। वाह! सुबह और में क्या करते थे? सुबह में मैं बस घर के काम या थोड़ा बहुत जो इलाके में जैसे होता है, बच्चे घूम रहे होते हैं और गति लेकिन मुझे पढ़ाई का शौक था। हाँ, जो 5th के बाद मुझे शायद किसी रेगुलर स्कूल में, सुबह वाली में माशाल्लाह। एडमिशन नहीं मिला। लेकिन हमारे यहाँ हैदराबाद में जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ 3 लाइब्रेरीज़ थी म्युनिसिपैलिटी की, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। एक रिसाला रोड है हमारा इलाका, वहाँ लेडी डफर हॉस्पिटल है। वहाँ एक लाइब्रेरी होती थी, एक हमारा गोल बिल्डिंग का एरिया है, वहाँ पर म्युनिसिपैलिटी तो मैं पढ़ने का मुझे
वाह! उन दिनों में अखबार-ए-जहाँ, शम्स रिसाला, जंग अखबार, डॉन ये मैं जाकर चौथी, 5वीं, छठी में तो चूँकि सुबह टाइम होता था और सरकारी औकात-कार आपको पता है 9 टू 5 है, तो सुबह वाला टाइम मैं पढ़ने-लिखने में क्या गुज़ारता था। क्या बात! सर कितने अरसे पुरानी बातें हैं ये? तो सर अर्ली 80s और सर अर्ली लेट 80s से अगर लेट मैं लगाऊँ 70s अर्ली 80s से अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो सिर्फ़ 40 साल में अब काया ऐसी कैसे पलट गई कि अब जी तो हाँ। मुझे कोई नहीं मिलता जो ये बात करता हो कि जी, हमें जो है वो इतनी लाइब्रेरीज़ हैं और हम वहाँ वक़्त सर्फ जी करते हाँ, हैं। सर 40 साल के अंदर इतना डाइवर्स कैसे इम्पैक्ट आ गया? आप एक हिस्टोरियन भी जी हैं, हाँ। सिंध से मोहब्बत भी रखते हैं, सिंध की सियासत में भी एक्टिव रहे। हुँ। आप क्या फैक्टर्स ये देखते एक हैं? बड़ी ट्रेजेडी है। मैं जब मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये जो जो थोड़ी बहुत हम लोग समझते हैं कि समाजी मामला, सियासी मामलात में थोड़ी बहुत जो नॉलेज है, तो मैं कहता था कि मैं खुशनसीब हूँ, मैं उस इलाके में पैदा हुआ जहाँ मेरी गली में एक तरफ जो है मदद अली सिंधी, तारिक अशरफ, गुलाम नबी मुग़ल जैसे लोग रहते थे, बिल्कुल घर के सामने ऑल पाकिस्तान लेबर फेडरेशन का दफ्तर था, जहाँ कमूज़ गुल खट्टक, एफ़ाज़ुर रहमान साहब आपने सुना होगा, कराची के बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। उनकी मिसेज़ जो है महनाज़ रहमान, वो औरत फाउंडेशन में काम करती रही हैं। उनको देखते थे, मीर रसूल बख्श टालपुर को देखा, शहर की सियासत में जो उर्दू स्पीकिंग हमारा चूँकि डोमिनेटिंग शहर था, अहद यूसुफ, वसीम अज़हर नदवी इन लोगों को देखा। पलीजो साहब को बचपन में देखा, वहीं ऑफ़िस होता था उनका, और फ़ाज़िल राऊ। तो इतना ट्रेड यूनियनिज़्म था, इतना और उन दिनों में नॉलेज वॉलंटियर होती थी। हुँ, बच्चे थे, लोग कहते थे, "जी जलसा है चलें, खिसाना मोरी जा रहे हैं, टंडो जाम जा रहे हैं, पुलेली जा रहे हैं।" तो वो पूरा नफ़क़त लाइब्रेरीज़ का और ये सारा कल्चर ख़त्म हो गया, लेकिन वो जो एक मेंटरशिप होती थी, हुँ, वॉलंटियर वो भी ख़त्म हो गई। उसका एक रीज़न मेरी नज़र में ये है कि जो स्कूलिंग में जो तबक़ाती तज़ाद आ गया। हुँ, हुँ, आप देखिए अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, लेकिन वहाँ आप भी देखते हैं कि अगर बच्चा पीली बस में नहीं है और प्राइवेट स्कूल में है, तो कुछ लोग तो समझते हैं कि ये बहुत अमीर होगा या कुछ लोग समझते होंगे कि कोई मसला होगा। बिल्कुल सर, मेयर का बेटा भी उसी पीली बस में, असाइलम सीकर का बच्चा भी उसी बस में, बिल्कुल यस, होमलेस का अगर कोई बच्ची है वो भी उसी बस में। बिल्कुल यस। तो ये जो हमारे यहाँ तबक़ाती तज़ाद आया एजुकेशन में, उसने पूरा सोशल नोमेनक्लेचर हमारा चेंज कर दिया हुँ, हुँ, और उसका नतीजा बतदरीज ये हुआ कि अब हम आस्ता, आस्ता, आस्ता गैप इतना बढ़ गया कि अब पता ही नहीं चलता और उसका बड़ा नुकसान हुआ है। हुँ, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काफ़ी बायोग्राफ़ीज़ पढ़ता हूँ, जिसमें लोग लिखते हैं कि जी फलाँ जो वज़ीर है या फलाँ जो सियासतदान है या फलाँ बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, मैं अगली बेंचों पर बैठता था, ये पिछली बेंचों पर बैठता था। तो स्कूलिंग चूँकि अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, पब्लिक स्कूलिंग होती थी। हाँ, अब मुझे नहीं पता मेरे पड़ोस में रह रहे आपका बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, मेरी बेटी किस स्कूल में जा रही है। हुँ, हुँ, तो उस ये जो पब्लिक स्कूलिंग या पब्लिक जो हम कहें सिस्टम्स, वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, दूसरी चीज़ों में, वो जब से कॉर्पोरेट हुए या प्राइवेटाइज़ होते गए, उसके बाद जो समाजी एक तवाज़ुन है सोसाइटी का, वो बिखरता गया और लोग भी दूर होते गए। बहुत खूब सर। सर, इसको थोड़ा-सा अगर हम इसको डीप डाउन डिग इन करें, तो ये कहाँ से शुरू हुआ? क्या ये कॉर्पोरेट स्कूल्स जो हैं, वो तब आए जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि पब्लिक स्कूल्स अब डिलीवर नहीं कर पा रहे या पब्लिक स्कूल्स खुद ही से जो है वो इतने अपने आप को उन्होंने पस्त कर दिया था कि इनको ग्राउंड मिल गया? ये इक्वेशन अगर क्रॉस हुई है, तो कैसे क्रॉस हुई है? देखें, इसकी अगर सिर्फ़ हम वो देखेंगे ना जो स्कूल सिस्टम या पढ़ाई के सिस्टम की सिर्फ़ जो उनकी जो पेडागॉजी है, उसको देखेंगे तो हमें छोटी बात लगेगी। लेकिन मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है। ऐसे ही। ठीक है, मैं लोग कहेंगे शायद कोई ज़्यादा जी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ प्रोपोर्शन बात कर रहा है, बड़ी बात कर रहा है, लेकिन मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि जैसे-जैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेटाइज़ेशन का कल्चर रिड्यूस हुआ और नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस आईं, कूज़ आए और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम्स आईं, तो उनका तो हथियार था ही ये कि जितना लोगों को दूर करें, जितना लोगों के बीच में गैप लाएँ, जितना ये सारे तज़ादात हुँ, आप करें, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो स्टेट क्राफ्ट है हमारा पाकिस्तान का, वो अशरफिया को के सपोर्ट के लिए बना है, वो नीचे जो मेजॉरिटी लोगों की है, कितने होंगे? 40 लाख, 50 लाख अमीर लोग, 1 करोड़, लेकिन जो 25 करोड़ बाकी लोग हैं, हुँ, तो वो चूँकि तरजीहात में नहीं है, तो वो तरजीहात में जब नहीं होगी, तो वो ना आपकी पॉलिसीज़ में रिफ्लेक्ट करता है,
ना उन पॉलिसीज़ की डेमॉन्स्ट्रेशन में रिफ्लेक्ट करता है, ना एग्ज़ीक्यूशन में रिफ्लेक्ट करता है, ना इम्प्लीमेंटेशन में रिफ्लेक्ट करता है। तो उस तरह ये गैप बतदरीज जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझसे राब्ते में हैं, अगर 1 महीना, 2 महीना हम बात ना करें, फिर 6 महीने पर, तो ये इस तरह आपको पता है कि सही, ये बिल्कुल गैप होता जाता है। बिल्कुल ठीक। वो एक शेर है ना, आँख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा। आउट ऑफ वक़्त का साइट, क्या आउट ऑफ है, माइंड। वक़्त का क्या है, गुज़रता है, गुज़र जाएगा। तो ये कि बढ़ता गया, अब तो इतना ही तवील हो गया है। फिर मज़ेदार बात ये है कि देखिए, प्राइवेट सेक्टर में भी जो स्कूलिंग है, उसमें भी दर्जात हैं। बिल्कुल सर, दड़बे बने हुए हैं, बिल्कुल सर, उसमें भी प्राइवेट स्कूल है। बिल्कुल सर। तो दूसरा दर्जा है, तीसरा दर्जा, फिर बीकन सिटी, इस किस्म के सिस्टम्स भी हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने हाथ उठा लिया है, या हुक ये मैं ये कहूँ ज़िम्मेदारी से कि रियासत ने लोगों से हाथ उठा लिया है, इसकी वजह से ये मसाइल है। लेकिन आज भी वसाइल इतने हैं, मैं शागिर्द हूँ इन सारे इकोनॉमी का, इनका छोटा-मोटा। आज भी यानी कि दुनिया का आधी दुनिया से ज़्यादा घुमा हूँ मैं। माशाल्लाह, कौन-सा ऐसा वसीला है जो इस मुल्क में कुदरत ने नहीं बेशक, दिया? इंसानी वसीला हो, इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो, ह्यूमन बेहतरीन, कैपिटल हो, बेशक। नेचुरल रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, तो अगर विल हो तो सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सर देखिए, ताली दो हाथों से बजती है। आपने बोला बिल नहीं है, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा। सर, जब भी मैं किसी सरकारी ओहदेदार से ये मामला डिस्कस करता हूँ, तो वो मुझे अच्छे खासे जो है वो किताबों के पन्ने खोल के दिखाते हैं, अपने रिकॉर्ड्स, बजट्स दिखाते हैं, अपनी प्लानिंग्स दिखाते हैं कि जी हम इतना एलोकेट करते हैं बजट तालीम के लिए, हमने इस साल इतने टीचर्स हायर हुँ, किए, इस साल इतना काम हुआ, इस साल इतना काम हुआ। अलबत्ता वो माशाल्लाह सिर्फ़ कागज़ात ही भरे हुए होते हैं, ऑन ग्राउंड पता नहीं शायद हो या शायद मैं इतने अच्छे से डिग अप नहीं कर पाया कि मैं उनको प्रूव कर सकूँ कि जी सिर्फ़ ये कागज़ात में ही है। फेलियर में समझ नहीं आता मगर बहरहाल दे आर ऑलवेज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर एन आर्गुमेंट एंड दे ऑलवेज़ हैव थिंग्स टू शो। तो सर कभी-कभार मैं ये हुँ, सोचता हूँ कि चूँकि ताली दो हाथों से बजती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रेसिपिएंट है वही इस वक़्त जो है वो इतना वीक हो गया है कि उसने अपना इंटरेस्ट लूज़ कर दिया है? आपने कहा आप तालीम का इतना शौक रखते थे कि सुबह लाइब्रेरी जाते थे, ये अखबार पढ़ते थे। आज का मुझे नौजवान सर मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ासी पॉपुलेशन ऐसे नौजवानों की है जो आपकी तरह डिटरमिन्ड हो हुँ। पढ़ाई की खोज के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं रेसिपिएंट के कमज़ोर होने की वजह से गिवर ने भी इंटरेस्ट छोड़ दैट्स दिया ट्रू, हो? आपकी बात ऑब्ज़र्वेशन ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ज़िम्मेदार सिस्टम्स को, स्ट्रक्चर्स को दूँगा। हुँ, हुँ। देखिए, जो सोशल वेल-बीइंग है, फाइनेंशियल वेल-बीइंग है, इकोनॉमिक वेल-बीइंग है, वो जो हमारे समाज की इर्तिका है या उसमें रहने वाले शहरियों की इर्तिका है, उसमें उसका पूरा पैकेज में रोल है। ये नहीं कि आइसोलेटेड वो है। देखिए, हुँ, जो अब आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो कॉल हुई, टाइम तय किया, व्हीकल अरेंज हुई, लाइट्स अरेंज हुई, तो पूरा पैकेज हुआ। राइट सर। तो उसमें अगर आप लोगों की वेल-बीइंग अच्छी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बच्चे हैं मेरे और मुझे दिहाड़ी नहीं लग रही, या मैं कोई पुश कार्ट चला रहा हूँ, रेहड़ा सब्ज़ी, फ्रूट बेच रहा हूँ। 3 दिन बारिश आ गई कराची में, बिल्कुल। तो मैं कितने बच्चे पढ़ा सकूँगा स्कूल हुँ, में? पब्लिक हुँ, स्कूलिंग तो है नहीं, हुँ, हुँ, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ हैं। हुँ, तो बेसिकली ये जो छोटी-छोटी इंटरवेंशंस हैं, जो रियासत को शहरियों के लिए करनी चाहिए थी, वो चूँकि बतदरीज कम होती गईं, तो नतीजे में मैं वही फिर लफ्ज़ रिपीट करूँगा कि गैप बढ़ता गया। हुँ, फिर तालीम कम होती गई, फिर टैबूज़ आ गए, ज़ाहिर है रिलीजन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो आ गया कि बच्चे तो अल्लाह की मर्ज़ी से हैं, सच। सारी तो वो सारा जो एक सिस्टम है, वो सारा डिस्टर्ब हो गया। नतीजे में लोग जो है वो रियासत जब डिलीवर नहीं करेगी, तो लोग इंडिफरेंट हो जाते हैं। हुँ, आप एक छोटी-सी मिसाल ले लें। प्लीज़। इस वक़्त जो पाकिस्तान इंडिया का मसला हुआ, राइट, ठीक है? जनरल एक इंप्रेशन क्या था, पाकिस्तान इज़ सो डिवाइडेड सोसाइटी ऑन एथनिक लाइन्स, सेक्टेरियन लाइन्स, हुँ, कम्युनल लाइन। राइट, तो दुश्मन जब आपसे लड़ता है, तो पहले सबसे क्या करता है, पहले आपकी जो फ्रेजिलिटी है, आपकी जो वल्नरेबिलिटीज़ है, उसको कैपिटलाइज़ करता है। तो दुश्मन ये समझ रहा था कि सबसे पहले तो बलोच, सिंधी, सराइकी, ये पख्तून, ये वैसे इमरान खान की वजह से लड़ रहे हैं। ये कहेंगे जी ये तो अच्छा मौका है, अब इस मुल्क की ऐसी की तैसी कर दो। लेकिन आपने देखा लोग एक आवाज़ हो गए। बिल्कुल। उसकी उसका रीज़न क्या था? लोगों ने कहा कि हमारी धरती है, हमारे वसाइल हैं, हमारी जो है वो स्टेट है। हम अपने मामलात बाद में तय कर लेंगे, लेकिन एक्सटर्नल फ़ोर्स को जो है किसी किस्म की मदाखलत, तो ये यूनिटी यानी कि लोगों में मौजूद है। हुँ, अगर रियासत इंसाफ़ करे और रियासत रूल ऑफ लॉ रखे, एक छोटा-सा मिसाल है, मोटरवे है। हुँ, कराची के शहरों पर मैं देखता हूँ कि बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, जिनको पता है कि हमारे पास पावर है, वो सिग्नल्स तोड़ते हैं और मोटरसाइकिल छोटी गाड़ियों को फ़ौरन वो सार्जेंट पकड़ लेता है। लेकिन जब मोटरवे पर आप जाते हैं, तो थोड़ी रट है तो लोग डरते हैं। वज़ीर भी डरते हैं, सभी। तो यानी कि अगर स्टेट रिट डेवलप कर दे और अपने सिस्टम्स फंक्शनल कर दे, तो शहरी इतने अच्छे हैं इस मुल्क के, वो बिल्कुल जो भी रूल ऑफ लॉ होगा उस पर चलेंगे और
करेंगे। तो ये उनकी जो हिस्से की ज़िम्मेदारी है वो बेसिकली वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है जो हमारी हुकूमतों ने लोगों में से हाथ निकाल दिए हैं। बहुत खूब सर। सर एक लोग ऐतराज़ करते हैं, मैं इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूँ कि मैं इसको बहुत ही एप्रोप्रिएट जवाब दे सकूँ, आपसे इस मामले में मदद माँगूँगा। वो लोग कहते हैं कि जी शायद सिंधीज़ जो हैं वो बाय रेस ही कमज़ोर हैं, बाय रेस ही आईक्यू में कम हैं। सर आप एक हिस्टोरियन भी हैं, ज़रा तारीख़ के तनाज़ुर में अगर इस मामले पे कमेंट करें प्लीज़? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है हुँ, डिबेट। अ, आप अमेरिका में रहते हैं, आपको पता है गोरा जो है ना, वो उसके आप सामने कितनी भी लंबी बात करे ना, वो कहेगा कि इसके एविडेंसेस क्या हैं, वाह! एम्पिरिकल एविडेंसेस क्या है, वो वाह! सबूत के वो जार्गन्स में जाता नहीं। तो अगर हिस्टोरिकली आप देखेंगे, तो एक तो नॉन वायलेंट कौम है ओके, और हिस्टोरिकली इतनी रिच रही है। अगर आप 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले के नक्शा निकालेंगे पूरे इस खित्ते का। ग्लोब का, हुँ, तो आप देखेंगे कि सब सहारा अफ्रीका से लेकर और सिंधी ओशन तक आपको पूरे बेल्ट में सिर्फ एक नखलिस्तान नज़र आएगा, उसका नाम है सिंध। वाह! आप अगर किसी वक़्त नक्शा खोलेंगे हुँ, और जो इस्लामिक हिस्ट्री की किसी नॉन मुस्लिम ने सबसे मुस्तनद अगर किताब लिखी है, तो वो फ़िलिप के हिटी ने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम लिखी है। वाह! उसमें भी लिखा है उसने कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी कहते थे कि ये एक खित्ता है जिसका सुना है बहुत सरसब्ज़ है, वाह! खुशहाल है, तो उनके साथ ट्रेड करें। अभी गोवा में और कुछ इलाकों में इस्लाम आने से मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले की मसाजिद मिली है। वाह! तो उसकी जो जो आर्कियोलॉजिकल जो उसकी जो है प्रोटोकॉल्स हैं, हुँ, तो आर्कियोलॉजिकल प्रोटोकॉल्स बताते हैं कि ये मसाजिद मोहम्मद बिन कासिम के आने आमतौर पर परसेप्शन ये है कि उसकी वजह से इस्लाम आया, लेकिन उन्होंने साबित किया कि जो लोग ट्रेडर्स थे यहाँ से जाते थे, वाह! तो इंडिविजुअली जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया होली प्रॉफिट के हाथों पर या उन दिनों में, तो उन दिनों से भी मसाजिद मौजूद है वाह! बड़े-सगीर में। तो और मोहनजोदड़ो आप देखेंगे तो आपको हर किस्म की चीज़ डिग्ड मिलेगी, लेकिन आपको कोई खंजर, कोई छुरी, हाँ, कोई कोई ऐसी चीज़ जो वायलेंस। वाह! तो हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो ये एक मिसकंसेप्शंस हैं और सिंधी ये है कि इतने फर्टाइल वो रही है, तो वो कभी उन्होंने माइग्रेट ही नहीं किया। वाह! माइग्रेट नहीं किया तो उनमें होम सिकनेस कई फैक्टर्स हैं जो ये गाँव याद आ जाता है। 10 लाख की नौकरी लेगा तो 12 लाख सिर्फ़ ट्रांसफ़र पर खर्च करेगा कि मैं गाँव से दूर ना जाऊँ। वाह! तो ये बेसिकली वो जो डेमोग्राफ़िक और आपका जो है ज्योग्राफ़िक सिचुएशन उसकी वज़ह से आपकी जो इनबिल्ट हो जाती हैं हैबिट्स, अब तो बहुत चेंज हो गया है और सिंधियों का जो मैं एक आपको पता है ह्यूमनिस्ट हूँ पहले। बिल्कुल सर, बड़े मैं फ़ख्र से कहता हूँ। बहुत खूब। सिंधियों का जो सबसे अच्छा मामला है जो जिसको काफ़ी दफ़ा तोड़ने की कोशिश की है लेकिन टूट नहीं पाता, वो मैं जानूँ मेरा खुदा जाने के फ़लसफ़े पर है। वाह! वाह! अगर एक भाई हाथ छोड़कर पड़ रहा है, वाह! दूसरे दिन दूसरे ने हाथ बाँध लिए, वाह! तो वो भाई उसे नहीं कहेगा कि तुमने लेकिन इस मुल्क के बहुत सारे इलाके में जिसमें 2 मिनट में भाई को गोली लग जाएगी। बिल्कुल, तो सेक्युलर हैं, प्रोग्रेसिव हैं, लिबरल औरत दोस्त हैं, अमन दोस्त हैं। वाह! अब ज़ाहिर है फिर कौमों के ट्रांज़िशंस हैं, ऐसे-ऐसे सिस्टम्स आते हैं, ऐसे-ऐसे सियासी और मुआशी हालात हैं जिसमें सब कौमों के साथ मसाइल होते हैं। तो सिंधियों के साथ भी इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं इस ये मिसकंसेप्शन को रद्द करता हूँ कि ये और आप देखेंगे इन 40-50 सालों में जो सबसे डायनामिक क़यादत दी गई है हुँ, हुँ, पाकिस्तान को, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो हुँ, हुँ, कल कहते थे जी ये पर्ची रखकर पढ़ता है हुँ, बच्चा, हुँ, आज उसको पूरे मुल्क ने कहा कि आप जाएँ बाहर सफारतकारी करें और मुल्क की राइट, को तो ये इस तरह हैं लेकिन ज़ाहिर है पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं है, सब जगह कमज़ोर लोग फ़िक्री तौर कमज़ोर, जिस्मानी तौर कमज़ोर हैं और ताकतवर भी हैं। अभी आप देखें जो केनालों की मूवमेंट है, एमआरडी की, आप जितनी भी बड़ी सियासी तहरीकें देखें जी, पाकिस्तान की, वो सिंध से उभरी हैं। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं सिंध के लोगों ने, लड़े हैं, बहादुर हैं। बिल्कुल, तो ये एक मिला-जुला रुझान है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये परसेप्शन ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। सर इस वक़्त अगर कोई एजुकेशन का रेवोल्यूशन लाना हो, जी। तो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? हाँ, ये तो इंतहाई वो है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ मुझे मिलेंगे जी हाँ। $1,000,000 जब जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में अताउर रहमान साहब जी, आए सही थे, बात है। जी, जी। तो उनका ज़्यादा ज़ोर था जो है वो हायर एजुकेशन पर। राइट, जब-जब मुलाकात होती थी, सेनेटर जावेद लगारी जो जी, जी, ज़ेबस के जी, चेयरमैन जी, थे, वो जी, जी।
जब-जब गुफ्तगू होती थी तो हम कहते थे कि हर इलाके की अपनी-अपनी सोच। एक है सिस्टम है। जो शहरी बच्चा है वो कहीं न कहीं 2, 4, 5 दर्जे पढ़ लेता है, इसलिए अर्बन पर्सपेक्टिव ये है कि हायर एजुकेशन पर तवज्जो दें। हुँ, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं, न सिर्फ सिंध के, पूरे पाकिस्तान के, वाह! 10-10 किलोमीटर तक 2-2 घर हैं, 4-4 घर हैं, स्कूल का सिस्टम नहीं है। तो प्राइमरी एजुकेशन की तरफ तो ये 2 जो है ना वो क्या कहते हैं पर्सपेक्ट आइडियोलॉजीज़ चलती आ रही हैं, राइट। 30-40 साल से कि हायर एजुकेशन को ज़्यादा तवज्जो दी जाए। तो मैं समझता हूँ चूँकि मैं अर्बन शहरी हूँ और रूरल में मेरा पूरे पाकिस्तान में बहुत आना-जाना है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसका बेस अगर ठीक कर दिया जाए, हुँ, तो अ, बेहतर हो सकती है। मैं एक मिसाल देकर प्लीज़। आपको समझाता हूँ, तो और जो हमें सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, उनको और आसानी होगी। एक दौर था, ये परसेप्शन था कि ये जो ऑनर किलिंग है, ये कोई इतनी बड़ी बीमारी है कि ये शायद 2-400 साल लगेंगे इसको ठीक करने में। एक छोटा-सा प्रोग्राम आया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, हुँ, हुँ, बेनज़ीर बस्ती, बेनज़ीर फलाँ। तो जो लोग हम जिन लोगों से कहते थे कि जी शनाख्ती कार्ड बनवाएँ ताकि आपकी ख़वातीन वोट दे सकें, वोट उनका जमहूरी हक है, तो हमने ऐसे भी गाँव में लोग देखे जो कि महीना-महीना बात नहीं करते थे। भई क्या मसला है, आप क्यों बात नहीं कर रहे? कहा जी आपने इंतहाई नामुनासिब बात की, आप हमारे गाँव आए, हमने आपकी खिदमत भी की, लेकिन आपने ख़वातीन, हालाँकि नाम भी नहीं लिए, समझ गया। तो लफ़्ज़ ख़वातीन पर उनकी गैरत जाग उठती थी। हुँ, जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ये आया तो उस उन्हीं गाँव के लोगों ने कहा कि जी शनाख्ती कार्ड बनवाने और हमारी 13 ख़वातीन हैं, 12 ख़वातीन हैं। तो मैं दोस्तों से कहता था कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, इकोनॉमिक यूटिलिटी ऑफ वुमन, हाँ, जब आप वो डिटरमाइन कर लेते हैं तो देखें यही जो लोग गैरत पर कहते थे कि हम शनाख्ती कार्ड क्यों बनवाएँ, वोट का क्या फ़ायदा? जब 4000 5000 या 10,000 जो भी उसके साथ जुड़ गए, इकोनॉमी जब जुड़ गई, तो अब वही लोग मिन्नतें करेंगे जी हमारे नादरा के कार्ड भी बनाएँ, वही ख़वातीन अब एटीएम भी यूज़ कर रही हैं। तो और मैं दावे से कहता हूँ इस वक़्त अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये ऐलान कर दे या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जो बच्चियाँ बीए पास होंगी, उनको हम 50 लाख कर्ज़ देंगे और 10 साल तक हम उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो यही लोग जो कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाना बेगैरती है, सही। ये मातम करेंगे कि हमने बच्चियों को बीए क्यों नहीं करवाया तो हमें 50,000 का। हुँ, तो आप देखिए एक घर में एक खातून जॉब कर रही है किसी एनजीओ में या सरकारी मुलाज़िम, उसकी तरफ घर के वालिदैन का रवैया दूसरा है और जो बहन कुछ नहीं कर पाई, खाने पका रही तो उससे हर कोई लड़ रहा है, खाना ठंडा है, सालन ठंडा है, रोटी कच्ची कर दी है तुमने। तो मैं समझता हूँ देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑर्डर ने पूरे सिंध का जो है सिस्टम सिंध के कुछ अज़ला ऐसे हैं जिसमें बेनज़ीर जब बस्ती का सिस्टम शुरू हुआ, तो लोगों ने कहा ये तो मुमकिन ही है बाबा, यहाँ तो ये हाली पोटास और सैयदें इनकी खूनी जो है दुश्मनियाँ 2-200 साल से ये घर बन ही नहीं पाएँगे। लेकिन वहाँ सबसे पहले घर बने क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया। लोगों ने कहा कि ये हम लड़ाई बंद करेंगे तो घर मिल जाएँगे मुफ्त में। तो जो समाज अपने सिटीज़न्स का और उसमें भी ख़ास तौर पर जो वल्नरेबल सेक्टर्स हैं, औरतें, बच्चे, उनकी इकोनॉमिक यूटिलिटी के जब तक प्रोग्राम नहीं बनाता, तब तक तो मेरी ज़ाती राय ये मैं शुरू से कहता हूँ कि अगर वार फुटिंग पर सिर्फ़ प्राइमरी एजुकेशन का हुँ, हुँ, पेस ठीक कर दे गवर्नमेंट, तो पा 15-20 साल ज़ाहिर है टाइम लगेगा, इतना रिवर्स में आप जा रहे हैं तो पहले बेसलाइन ज़ीरो पर आएँगे, फिर आप ट्रैवल करेंगे, राइट। तो हुँ, बेहतर हो सकता है। विल अगर हो वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, तो एब्सोल्यूटली। चीज़ें बेहतर हो सकती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। आप देखिए यानी कि एटम बॉम्ब्स गिरने के बाद भी कौमें यूँ उठ खड़ी हुई हैं, बिल्कुल, तो कोई कबाहत नहीं है। परवरदिगार ने पाकिस्तान के लोगों को भी इतनी सलाहियतें दी है, बिल्कुल। वो उठ खड़े हो सकते हैं। बहुत खूब सर। सर, मैं हर बात पे आपसे मिसाल सुन रहा हूँ, बेनज़ीर, 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 आपने इतनी उनके ऊपर किताबें भी लिखी। एब्सोल्यूटली यू आर अ फैन। म उसके बाद आप पीटीआई में शामिल हो गए और जी। पीटीआई के ओहदेदार हो गए। ये कैसा तज़ाद जी, किया? असल में मैं पीपल्स पार्टी में तो कभी नहीं रहा हुँ, और ज़ाहिर है सिंध की सियासत में भुट्टो का एक इन्फ्लुएंस है। पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव, अब तो उसके हालात बहुत बुरे हैं। हुँ, हुँ, जो उनकी तर्ज़ हुक्मरानी है उस पर काफ़ी लोग नाराज़ हैं, नाला हैं। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ये आप एज़ अ हिस्टोरियन या एज़ अ कॉलमिस्ट राइटर आप किसी का भी खाता नहीं खा सकते, बल्कि वो आपको वाह! पसंद हो या ना हो। वाह! तो एक वक़्त ऐसा आया कि जब मोहतरमा शहीद हुईं और ज़रदारी साहब के हवाले थे मामलात, बिलावल साहब की अभी ये ग्रूमिंग नहीं थी। तो सिंध में हम देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वो मुसलसल एथनिक कार्ड इस्तेमाल करके लोगों को इमोशनल ग्रिड पर ब्लैकमेल करके
और जो कुछ है किए जा रहे हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल शहरों में ये कहा जा रहा है कि ये सिंधी आ जाएँगे, देहातों में कहा जा रहा है यार 2 सीटें अगर हमारी कम हो गई ना, तो एक मुहाजिर वज़ीर आला बन जाएगा। तो ये एक आपको पता है कितनी बड़ी ये कितना बड़ा ऑफ़ेंस है कि आप लोगों को मेरिट पर तर्ज़ हुक्मरानी देकर और जो आपके मैनिफेस्टोज़ हैं उसके तहत डिलीवर करने के बजाय आप उनको डरा-धमका कर और हॉस्टाइल रखकर, हरास करके, हुँ, तो उस एक मौके पर मुझे ख़्याल आया कि इमरान खान साहब को चूँकि अर्बन एरियाज़ में भी पॉपुलर है, रूरल में भी बड़ी पॉपुलैरिटी है उनकी अब। आई सी। वोट बैंक होना, इलेक्शन डे वो एक अलग जी, डायनामिक्स है, जी। लेकिन आज भी रेफरेंडम हो, हालाँकि मैं पीटीआई में नहीं हूँ और मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी जो आज की पॉलिटिक्स है, लेकिन वो इस वक़्त भी पॉपुलर अगर रेफरेंडम हो तो 95% वोट ले जाएँगे। आई सी। तो एक लम्हे पर मुझे ख़्याल आया कि ये जो सिंध की रूरल अर्बन फेक डिवाइड है, इसको ख़त्म करने के लिए ये फ़िलहाल नज़र आ रहा है कि इसमें बातें भी कर रहा है। तो दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट वेयर आई डिसाइडेड टू गो टू इमरान खान और जॉइन की मैंने, कोशिश की लेकिन फिर ज़ाहिर है मैं सिस्टम में जब गया, बहुत क्लोज़ गया, ट्वीट लिखता था उनके मैं, जी, जी, प्रेस रिलीज़ेज़, जी। आई वाज़ वेरी सेक्रेटरी क्लोज़ टू इन्फॉर्मेशन। हिम। जी हाँ, मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी काफ़ी लोग जो है ना वो पूछते हैं तो मैं सिंध बॉडी का नहीं था, मैं जो अ, इमरान खान का सेक्रेटेरिएट था बनीगाला का, हुँ, सेंट्रल। सेंट्रल, उस सेंट्रल की फिर हर प्रोविंस में जो नुमाइंदे थे, तो आई वाज़ इमरान खान्स सेंट्रल इन्फॉर्मेशन डेस्क प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर। तो वंडरफुल। वो और बहुत करीब से काम किया लेकिन फिर समझ में आ गया कि ये जो रूलिंग एलीट है ना, ये सारा एक ही है बस। हुँ, हुँ, हुँ। वो पंजाबी में एक कहावत है ना, मंझ मंझ दी भैण होंदी है, तो ये सब मिले हुए हैं। तब्दीली का नारा लगाने वाला तब्दीली नहीं ला पाता, कोटा का नारा लगाने वाला कोटा नहीं ला पाता, वोट को इज़्ज़त दो वाला वोट को इज़्ज़त नहीं दिलवा पाता, रोटी कपड़ा मकान वाला रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पाता, जबकि नियरली हर किसी को 45 इयर्स तो हो गए ट्राई करते हुए। चलें किसी को कुछ कम वक़्त मिला हो, बट नियरली हर कोई ऑन एन एवरेज एवरीबॉडी हैज़ हैड 40 इयर्स ऑफ देयर शेयर। व्हाई सर? क्यों कोई भी अपने बात से मुखलिस नहीं रह पाता? और ये सवाल मैं आपसे एज़ अ पीपल्स पार्टी फैन या एज़ अ मोहतरमा फैन भी पूछूँगा कि उनकी आइडियोलॉजी जो आपने उनकी शख्सियत में देखी, आपने उनके खिताबात में देखी, उनकी राइटिंग में देखी, हुँ, वो प्रैक्टिकैलिटी में क्यों नहीं ट्रांसफ़ॉर्म हो सकी? हुँ। किसी की भी हाँ, प्रैक्टिकैलिटी में क्यों ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हो पाती? उसके रीज़न्स हैं, एक रीज़न तो ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, वो अभी इंस्टीट्यूशनल नहीं हुई। जैसे आप अमेरिका में रहते हैं, आपको पता है कि जो शहरी सुबह निकलता है, वो किसी ग्रोसरी शॉप पर गया तो उसने मैनिफेस्टो उठाया, रिपब्लिकन का भी, डेमोक्रेट्स का भी। वेरी इट्स अ नाइस, फेसलेस पॉलिटिक्स। वेरी तो एक नाइस, बुजुर्ग ने देखा कि जी इसमें तो जो रिटायर्ड आदमी के सोशल सिक्योरिटी के नेट्स ये डेमोक्रेट्स के अच्छे हैं। वेरी नाइस। किसी नौजवान ने देखा कि यार ये ग्रीन कार्ड की तो पॉलिसी इनकी अच्छी है। तो वो मैनिफेस्टो पढ़कर हमारी अभी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की या पार्टीज की नहीं हुई कि जहाँ शहरी भूल जाए, वो जाए किसी स्टोर पर, आगाज़ पर या किसी हाइपर मार्ट पर और वो कहे कि जी अ, मुझे बस इसको पार अभी हमारी एथनिक है पॉलिटिक्स हुँ, हुँ। और एथनिक में भी एक खतरनाक ट्रेंड है। वो है हम शहरियों को अभी तक अपना हल्का इंतखाब समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट समझते हैं। वाह! ठीक है? नोम चॉम्स्की ने, एडवर्ड सईद ने इस पर लिखा है, अरुंधति राय ने भी इस पर लिखा है। जब आप शहरी को कॉन्स्टिट्यूएंट समझेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कराची में रहने आया हूँ तो लोग अगर मेरे इलाके का कोई एमपी एमएनए वो ये देखेगा कि यार ये तो 200 वोट आ गए। ये नहीं देखेगा कि इसमें बच्चे उनकी स्कूलिंग कहाँ होगी, वाह! रोज़गार मिलेगा। तो जब तक हम हल्का इंतखाब समझेंगे ना लोगों को, तो ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। हुँ, हुँ, फिर हुँ, हुँ, और भी फैक्टर्स हैं एस्टेब्लिशमेंट की बदआकलत है चीज़ों में हुँ, हुँ। और चूँकि अभी हम फ्यूडल और एग्रेरियन सोसाइटी है तो आपको पता है फ्यूडल सोसाइटीज़ में बहुत बड़े-बड़े नारे लगाए जाते हैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, लोगों को नारे लगाकर अट्रैक्ट करें, लोग कौन-सा पूछेंगे। दुनिया में इस तरह नहीं है, दुनिया में एक लफ्ज़ आपका गलत निकल जाए, तो आपको पब्लिक अपॉलॉजी करनी पड़ती है। तो ये है, ये फैक्टर्स हैं और पार्टीज़ उनको समझती हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ चूँकि मैं बड़ा क्रॉनिक ब्राउज़र हूँ, बिल्कुल सर। जो राइटिंग्स हैं, टीवीज़ देखता हूँ वगैरह। अब जो ये 4-5 साल से एक नया वॉलंटियर कल्चर आया है सोशल ऑडिट का, ये बिठा देगा चीज़ों को और बिठा रहा है चीज़ों को। समझ में नहीं आ रहा पॉलिटिकल पार्टीज़ को। वो समझ रहे हैं वही 80s 90s वाला मॉडल
8 वीगोज़ लेकर और 2 लैंड क्रूज़र्स में हमने टिक-टॉक बनाया, 20 लोग खड़े हैं। ये किसी वक़्त भी आपने देखा, अब यूएसएसआर से बड़ा कोई मिसाल नहीं है। जब आपने ब्रेड पर बम को तरजीह दी, तो सिर्फ़ ऐसे चादर निकल गई आपके नीचे से, आपको पता ही नहीं चला। तो इस वक़्त भी वक़्त है, अगर जो अशराफिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपनी-अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, उसमें शहरी इमरान खान साहब को एक दफ़ा मैंने कहा, हालाँकि वो इमरान खान साहब यहाँ से वोट ले चुके थे, जी सर। कराची से, सर उन्होंने नारा लगाया था, आप वज़ीर-आज़म कराची से, और वो सीट उन्होंने फिर ठीक क्विट है? कर दी। एक दिन मैंने उनसे कहा, चूँकि उनके साथ जो यहाँ के लोग थे, मैं चाहता हूँ ये बातें मैं ऑन रिकॉर्ड करूँ प्लीज़, ताकि प्लीज़, लोगों को, मैंने प्लीज़, लिखा भी है इस पर, किसी दिन छपवाऊँगा। प्लीज़। एनजीओ स्टाइल लोग थे उनके पास, और वो कैसे भागे आपने देखा। जी सर। हम तो इलेक्शनों से पहले ये तो पावर एन्जॉय करके भागे सब लोग, आखिर में माफ़ियाँ लड़ने लगे। हमने तो इलेक्शन में उनसे कहा कि जी ये मामलात हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे, माफ़ी दीजिए, घर जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब को मैंने कहा, देखें, कराची से सीटें लेना, इवन मैं सिंधी लीडर्स को भी कहता हूँ हमारे, वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हम बार-बार बहस करते हैं कि कराची से सीटें लेना अलग बात है, लेकिन कराची का शहरी भी तो उस मुल्क का शहरी है ना, उसके भी आईनी कानूनी हकूक हैं। ठीक है, आप उनको भी तो ज़हन में रखेंगे। आप भले उनके साथ कितनी भी कन्फ्रंटेशन में हैं, या उनकी पॉलिसीज़ या उनके पॉलिटिकल नज़रियात आपको अच्छे ना लगे, लेकिन एक शहरी होने की हैसियत में उनके जो हकूक हैं, उन पर तो दो राय नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक दफ़ा उनसे कहा कि आप किसी दिन न्यू कराची, अंचोली, कटी पहाड़ी, औरंगी, कोरंगी, कयूमाबाद, इधर किसी ऐसे फ्लैट में रहें जो 6 मंज़िला है, बंदे की तनख्वाह 50,000 है, माँ उसकी बीमार है, 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सुबह उठता है तो पानी नहीं है, बाइक पर वो जा रहा है, एक उस दिन बाइक भी खराब है, 2 वैगनें तब्दील कर रहा है, ठीक है? उसका बस चले वो तो इस सिस्टम को तीली लगा दे। आप उससे कह रहे हैं कि तुम जो है महाजिर कहलाना भी छोड़ दो, तुम जो है रियासत को भी ओन करो, तुम ये जो भी सिस्टम है इसमें तुमको सब अच्छा है, और आप वोट दे दो, मुझे दे दो, उसको दे दो, या किसी को। मैंने कहा, आप शहरी जो हुकूक है ना, जो सिटीज़न राइट्स, वो डिस्कोर्स जब तक कोई पार्टी नहीं समझेगी, तब तक, और वो पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि शहरी हुकूक भी समझाए, साथ-साथ जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो भी समझाए। जैसे सिंध एक वहदत है, कराची उसका इंटीग्रल पार्ट है, कैसे मिलकर रहना है, तो ये कैसे चलना है। लोग, आप करोड़ों लोगों को एक-दूसरे को ना मार सकते हैं, ना समंदर में फेंक सकते हैं। तो जो कोएग्जिस्टेंस है, और पूरी दुनिया, ये थोड़ी हम आइलैंड है, जज़ीरा है पाकिस्तान। पूरी दुनिया में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फिर दुनिया ने सिस्टम दिए हुए हैं कि जी आप चलें बेल्जियम, नीदरलैंड से बेल्जियम में घुसें, एक पट्टी पर लिखा आएगा वेलकम टू बेल्जियम। तो वहाँ शहरी हुकूक इतने सेफगार्डेड हैं, इतने प्रोटेक्टेड हैं कि लोगों को परवाह ही नहीं है कि ये मुझे टेक ओवर कर देगा, या मैं यहाँ पर सारा दिन, ये ज़्यादा आ जाएँगे तो मैं कम हो जाऊँगा, वो इधर चले जाएँगे तो ये हो जाएगा। अभी आप देखिए पंजाब में जो हुआ सिलसिला, तो इम्प्रेशन क्या है कि जी पख्तूनख्वा हमलावर है पंजाब पर। तो हम दोस्तों से कहते थे कि ये जो है नारा आप लोगों ने हमारे यहाँ एक्सप्लॉइट किया, कि देहात शहरों में आ जाएगा, शहर ऐसे कर देगा। तो ये डिवाइड एंड रूल जब तक एस्टेब्लिशमेंट तो करेगी, उसकी पॉलिसी है, उसको मुल्क चाहिए। हुँ, हुँ। सियासी पार्टियों की अवलीन ज़िम्मेदारी है कि वो शहरियों को सही फ़िक्री और नज़रियाती उनकी ट्रेनिंग करें। वक़्ती अपने गेन्स के लिए जो पार्टीज़ एक्सप्लॉइट करती है शहरियों के सेंटिमेंट्स को, वो फिर तितर-बितर होती हैं या ख्वार होती हैं, जैसे सब पार्टियाँ हो रही हैं। हुँ, हुँ। कोई एक पार्टी आप बता दें, जिसके लिए लोग कहें कि हुँ। उनके नज़रियाती वर्कर हैं, फ़िक्री वर्कर हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो उसके लिए आप जैसे इंडिपेंडेंट लोग कहें कि जी ये शहरी हकूक़ की बात कर रही है, वो है नहीं। तो ये एक अलमिया है। सर उस पे जो आपने आर्गुमेंट पेश किया था, उस पे इमरान खान ने क्या जवाब दिया था? बस सुनते थे, ही वाज़ अ गुड लिस्टनर। ओके। लोग कहते थे कि सुनते नहीं हैं, मुझे तो बहुत सुनते थे, हुँ, हुँ। और मैं, हमारी जो ज़ाहिर है सारी ट्रेनिंग जो थी वो कौम परस्त तहरीकों की, और हैदराबाद में बड़े-बड़े हर किस्म के लीडरान की, तो वो मैं हमेशा जो है एग्ज़ाम्पल या कोई भी केस स्टडी ऐसे पेश करता था कि जिसका मुझे चारों अतराफ से उस मालूमात का हिमायत में। पूरा इल्म हो। हाँ, तो बातें करते थे। एक दिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्लीज़। एक दिन कहा, ये सिंधी क्यों नहीं आते पार्टी में? हाँ, हाँ। अकेले-अकेले बैठे हुए थे बनी गाला, नई मुल्क मरहूम थे, मैं था, और ओन चौधरी थे, वो लॉन में अपने।
तो मैंने कहा सर देखें मैं वो मुझसे इसलिए पूछते थे कि वो समझ गए थे कि इसको थोड़ा पॉलिटिकल पल्स का पता है, तो वो गप्पे लगाते थे। मैंने कहा सर देखें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अभी तक जो है वो गामा पहलवान और झारा पहलवान ये जो है और सरवर जतोई हमारे यहाँ एक मल्ल होते थे सिंध के। मैंने कहा अभी तक मसल पॉलिटिक्स है, इंस्टीट्यूशन पॉलिटिक्स नहीं है। मसल पॉलिटिक्स क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर सखर में किसी बंदे ने शामिल होना है पार्टी में, भले खुशी शाह साहब नासिर शाह साहब को पसंद करें या ना करें, भले नासिर शाह साहब को शेख बिरादरान अरसलान और इस्लामुद्दीन शेवाली पसंद हो, लेकिन पार्टी का कल्चर ये है, नवाज लीग में भी है, एनपी में भी है, पख्तूनख्वा महमूद अचकजई में भी है, इवन एमक्यूएम में भी है कि हुकूमत आएगी जी जो है जो है जाए आप और अरीफ साहब शामिल होना चाह रहे हैं, तो सब कोई 50 गाड़ियों में सही। आते थे, उसमें फिर खैरपुर भी शामिल कर देते, देखें जी कहाँ है साईं कामली शाह साहब कहाँ हैं, मंजूर वसान कहाँ हैं, डाल दो। तो मैं कहता था कि जब आप 50 बड़े हेवी लीडर लेकर किसी गाँव में जाएँगे, तो पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। तो गाँव कहेगा कि यार कौन-सा बंदा था जो नहीं आया इसको शमूलियत कर रहा। मैंने कहा यहाँ से हमारा एक ही बंदा जाता है, कुरैशी साहब, होकर आता है, घंटे के बाद फिर उसको फ़ोन आता है कि भाई इसके हाथ में कुछ नहीं है, तरीन जब तक नहीं आएगा ना, तरीन निकलता नहीं है तो कहते जी असद उमर नहीं आएगा, असद उमर निकलता है कहते। तो मैंने कहा ये जो एनजीओ स्टाइल है ना सिस्टम ये नहीं चलेगा। आप मसल पॉलिटिक्स समझिए। जब तक आप बड़ा इनकलाब लाएँ, हुँ, तब तक जो एग्जिस्टिंग है, कहीं भी लोग शामिल हो रहे हैं 40-40, 50-50 लोग इकट्ठे भेजें तो ऑप्टिक्स आपके स्ट्रांग डेवलप हो। हुँ, तो ज़ाहिर हमारा तो काम था कि उनको बताना, बातें करना। हुँ, 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 लेकिन वो एक इम्प्रेशन ये कि उनको काफ़ी चीज़ों का पता नहीं था, उनको हर चीज़ का पता था। हुँ, हाँ, मुझे बेशुरू में ये इम्प्रेशन था व्हेन आई गेट क्लोज़ टू हिम तो उससे ही यूज्ड टू नो एवरीथिंग। वंडरफुल। पूरे सिंध के एक-एक चप्पे का पता था। फिर इलेक्शन में कैसे आखिर में कहा गया कि जी अब सिंध इज़ नॉट योर डोमेन, आप यहीं काम करें। जहाँ नाइस, से हमारा नाइस। कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ कि तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है कि ये इन सूबों में नहीं जाना, उनमें जाना है, इधर जाना है, तो उन्हीं दिनों में समझ गए कि बस अगर यही सिस्टम है, तो इन्होंने भी यही करना है तो फिर फ़ायदा क्या? कहानी वही रहेगी। जी, कहानी वही रहेगी। अच्छा तो यानी कि उन्होंने सिंध में इंटरेस्ट जब वो ऑन द चेयर थे, सिंध में इंटरेस्ट इसलिए लिया क्योंकि उनको लेने-देने नहीं किया। जी हाँ, उन्हें कहा गया कि इज़ नॉट योर सिंध हमारे जो है ना वो दूसरा लीज़्ड है कहीं और। जी। सर, सिंध को पीपल्स पार्टी इतने अरसे से कैसे स्वीप करती आ रही है? वो लोग कहते हैं कि जी जब भी आप उनसे कोई आर्गुमेंट करें, वो कहते हैं देखा नहीं आपने कि हमें तो पिछली बार से भी कितने ज़्यादा वोट मिले। तो सर इस अ, आर्गुमेंट के सामने बंदा क्या जवाब दे? और अ, वैसे हकीकत में ऑन द ग्राउंड वो किस तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं सारे? जी। अभी तक जो जवाब देता आ रहा हूँ ना, जी सर, लोग कहेंगे बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। सर। अब लोग कोसना शुरू करेंगे अब सच तो और कोसा ही जाता है जी सर। हाँ, अब लोग कहेंगे कि यार ये देखें जो कड़वी हकीकत है ना जी सर। उनको हमें तस्लीम करना चाहिए। प्लीज़, बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। जब तक हम वो नहीं करेंगे, जी हाँ, तब तक कोई फ़ायदा नहीं सर। एज़ अ मेडिकल पर्सन मैं आपको बताऊँ जब तक आप तीमारदार को ये नहीं बताएँगे कि आपके मरीज़ को कैंसर है, जी वो हाँ, कैंसर का इलाज शुरू नहीं करेगा। दैट्स ट्रू। आप जो इतनी मीठी बातें आप कर लें, आप उसके पेशेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिर मैं और कुछ और दोस्त बात करते हैं ना तो लोग कहते हैं देखें जी ये अल्टीमेटली ये हैं ही पीपल्स पार्टी के लोग। सही। लेकिन आपको अच्छी लगे ना लगे राइट, जो आप मैं पीपल्स पार्टी का सख्त क्रिटिक हूँ। लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त ये है कि अगर आप ऑफ़िस में कोई सपोर्टिंग स्टाफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई असिस्टेंट रखते हैं जी, कि जी मेरे मेहमान आएँगे यू हैव टू सर्व। राइट, आपके पास सीवीज़ आती हैं और आप देखते हैं यार ज़ुल्फ़िकार आली भुट्टो एमए पास है कराची यूनिवर्सिटी से और वो पियोन के लिए या उसके लिए कर रहा है सपोर्टिंग स्टाफ़ के लिए अप्लाई। तो आप कहेंगे कि इसको उठा लो एमए पास है, इसको थोड़ी सिविक एजुकेशन होगी, थोड़ा ट्रे उठाना, ये वो राइट, मेहमानों को बिठाना। राइट, राइट। तो आपको एक छोटे काम के लिए भी रिज़्यूमे चेक करते हैं। तो वोटर लोग जब जाते हैं तो रिज़्यूमे देखते हैं। कितनी भी इस वक़्त परफ़ॉर्मेंस ज़रदारी की वर्स्ट हो, लेकिन उनकी रिज़्यूमे में 4 शहीद हैं ओके, और वो शहीद हैं जिन्होंने अपनी जानें देकर मुल्क में जमहूरियत के लिए दूसरे लोगों से कहा कि अब हम जान देते हैं, अब आप जाकर मज़े लें, मज़े लूटें, हुकूमतें भी बनाएँ, वज़ारतें भी लें। सही, ये वो लीडर नहीं थे जो कहें कि जी मैंने 10 साल नहीं लिखे, मैंने 5 साल लिखे थे और मैं सऊदी अरब भाग जाऊँ। इस ठीक, तरह भी नहीं। ठीक। तो एक तो ये उनका एडवांटेज है। दूसरा ये कि जो फ्रैंकली स्पीकिंग जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं और हुँ, हुँ। वफ़ाक़ी, एक बात मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बता प्लीज़, दूँ, प्लीज़। सिंधी इंतहाई पैट्रियट सिंधी है पहले, राइट, लेकिन उसे पता है कि पाकिस्तान एक रियलिटी है। कभी हाथ नहीं निकालेगा। वो जिस लम्हे वोट देगा वफ़ाक़ी जमात को उसी लम्हे पाकिस्तान को कोसेगा।
लेकिन वोट जो है वो देगा, क्योंकि वो कहता है मेरा हक है। ये रियासत हमने बनाई है, पाकिस्तान का रेज़ोल्यूशन सिंध असेंबली ने पास किया। सिंध यूज्ड टू बी अ रिचेस्ट प्रोविंस, हमने इस मुल्क को बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है। वर्ल्ड बैंक की क्या पूरी दुनिया में रिपोर्ट्स हैं कि राइट, इनिशियल फेजेज़ में जो पूरे मुल्क की इकोनॉमी में सिंध की जो है वो फर्टिलिटी ने उसको करस्पॉन्ड किया। राइट, तो सिंधी उसमें से हाथ नहीं निकालेंगे। दूसरी पार्टियाँ पिकनिक करने आती हैं, खान साहब आए पिकनिक करने, घूमा-फिरा, कैंडिडेट बनाए, चले गए। नवाज़ शरीफ साहब भी आते हैं पिकनिक करने। ठीक, जिस दिन कोई एक सियासी जमात पीपल्स पार्टी के वो जो कंट्रीब्यूशन है, उसके मुकाबले में पहले मैं कहता था 50%, अब 25 इसलिए कहता हूँ कि जो वर्स्ट गवर्नेंस है ज़रदारी साहब की, उसके नतीजे में 25% उसका मार्जिन आप निकाल दें, तो लोग देखेंगे अल्टरनेट। उसकी एक छोटी मिसाल ये बताऊँ कि 16 साल से हुकूमत है और आपको पता है फ्यूडल स्टाइल क्या है हुकूमतों का। पर नहीं हिलने देते, ये जो हम किताबों में पढ़ते थे ना, यही सूरत-ए-हाल है। उसके बावजूद जीडीए को सिर्फ़ 1 महीना मिला इलेक्शन में। और लोग जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मैं एमक्यूएम को वोट दे दूँगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं मौलवी को वोट नहीं दूँगा। मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि एमक्यूएम को वोट दे देना, मौलवी को वोट मत देना। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम पीर पीर कल्चर जहाँ है हम वोट नहीं देंगे। लेकिन आपने देखा 1 महीने के अंदर जीडीए का जिसमें कॉम्पल्स भी थे दूसरे लोग, वो पीपल्स पार्टी के पैरेलल आकर खड़े हो गए। ना उनके पास टीएमओज़, ना उनके पास एटीएम्स, ना उनके पास सरकारी हर चीज़, ना जो सरकारी टीचर हैं, ना वो उनके एजेंट, उन्हें पता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो मेरी पीपल्स पार्टी वाले करवाएँगे। जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ था तब भी आप पैरेलल आकर खड़े हुए। इसका मतलब ये है कि टेंडेंसी मौजूद है। तो जिस दिन कोई सियासी पार्टी इंतहाई संजीदगी से काम करेगी, मुल्क की कॉम्प्रेस पॉकेट्स अपने काम कर रहे हैं और फिर कोई बेसलाइन डेवलप हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल एस्टेब्लिशमेंट भी बेसलाइन नहीं देती ना, हुँ, पहले से तय कर लेती है कि किसने बनना है। तो जब बेसलाइन नहीं होगी, हुँ, बाकी ये कि एज़ फार एज़ द स्ट्रेंथ ऑफ पीपीपी इज़ कंसर्न्ड, पीपी का वोट बैंक है अभी भी। राइट। हाँ, इस बात पर मुझे बहुत लोग जो नहीं, नहीं, सही बात कहेंगे, लेकिन ये मैं कभी जो है उनकी जो ये हकीकत है है। नहीं जी, खा जी, सकता। उनका 15 10, 15, 20 हज़ार वोट, नज़रियाती वोट और प पार्टी वोट, वो आप उस वो वो सारा दिन कोसेगा ज़रदारी को। लेकिन ओके। वो वोट जैसे आप हर जगह है, आप पख्तून वोट देख लें, जी, जी, आप जी, जी, उर्दू स्पीकिंग वोट देख लें, जी, 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 वो बिल्कुल सही। उन्हें वो आप कुछ ना करें, उन्हें पता है कि जी ये मेरी उर्दू स्पीकिंग लोगों की पार्टी है, इनको देनी है, पख्तून हैं, पंजाबी हैं। हुँ, तो ये एक वोट है, इस तरह पीपल्स पार्टी का भी बिल्कुल, एक वोट है। तो पीपल्स पार्टी का भी इंतहाई मैं दुखी दिल के साथ ये बात कह रहा हूँ और हुँ, मैं नहीं चाहता कि जो है यहाँ अल्टरनेट पैदा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में लोगों के पास 4-4 पार्टी हो गए। पीपल्स पार्टी में ऐसा सिस्टम बनाया है एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर पीपी के साथ कि आपको वॉक ओवर है और आप खुद जिस सोसाइटी में रहते हैं, अरे भाई, वो सिर्फ़ वॉक ओवर होना कितना बड़ा ऑफ़ेंस है। जी सर, मेरा मेरा फंडामेंटल राइट है ना कि मुझे 6 पार्टियों का जी सर, आज़ादी हो कि मैं किसी को भी वोट करूँ, आपके पास वो राइट ही नहीं है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी पीपल्स पार्टी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी स्टिल इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी इन सिंध। दैट्स ट्रू सर। सर और एक और चीज़ जो ओवर द टाइम ऑफ 16 इयर्स हो गई है, वो ये है कि उन्होंने नियरली हर घर में जो है वो किसी न किसी तरीके से कोई भी नौकरी दे दी है, इंसेंटिव दे दिया। जिस पे शायद कोई जाता भी ना हो, जी, तो उनको एक तरीके से ये एलिजेंस मिल गई। जी हाँ, जी हाँ। सर अब नेक्सस बन गए, एक एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी और हुँ, प्लस ये वाले लोगों का भी एक नेक्सस बन जी गया। हाँ, बिल्कुल हाँ। सर अब इसको वाक़ई में ब्रेक करना पड़ेगा तो सिंध में कोई प्रोग्रेसिवनेस ऐसे ही आएगी। होगा, सर वो बिल्कुल। कैसे ब्रेक किया जाए? सर उसके लिए 2 तरह के ख़ास ब्रेक्स तौर हैं। पे वो जो सबसे बड़ा हाथ है, जी हाँ, उसके शिकंजे जी से हाँ। जान कैसे हुँ, छुड़ाई जाए? आपको मज़ेदार बात बताऊँ, प्लीज़। मैं कभी-कभी सोचता हूँ यार ये लोग इतनी चीखें मारते हैं सिंध के साथ ज़ुल्म है, ये है, वो है। गोरों के साथ, एम्बेसडर्स के साथ बैठते हैं, सफारतकारों के साथ। वो जब देखते हैं कि सिंधी इतने पावर में है, तो वो कहते हैं, "यार, सिंधी रो भी रहे हैं, सिंधी पावर में भी हाँ हैं।" जी, यानी कि बिल्कुल। मसला आपकी आप मसला आप में ही है कि आप हल करें। जी, तो जी। मसला ये पीपल्स पार्टी है बेसिकली, क्योंकि हुँ, वोट सारा पीपल्स पार्टी को जाता है। 2 तरह की इस वक़्त जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें 2 तरह के मामलात हैं। एक तो दुनिया में जो एक्सिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो, और दूसरा आपका नैरेटिव। ख़ासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आ गई, नैरेटिव आ गया। पहले तो होता था ना कि आप 50 लाख लोग कम करें तो इनकलाब आ जाएगा। अब आप 50 लाख लोगों के थ्रू ऐसी सोशल मीडिया कैंपेन चलाएँगे, आपका नैरेटिव ही तब्दील हो जाए। जैसे देखिए इमरान खान की अभी तक टीम नैरेटिव पर कंट्रोल किए हुए है।
मज़ेदार बात ये है कि सिंध का जो नैरेटिव है वो अभी तक इंतहाई प्रोग्रेसिव और सेक्युलर है और वो डोमिनेटिंग है। किसी भी पाकिस्तान में कोई भी दूसरी नेशन ऐसी नहीं है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जेएम सैयद का दिन आता है, हुँ, इर्रेस्पेक्टिव के मैं फेडरलिस्ट हूँ, इर्रेस्पेक्टिव कोई सेपरेटिस्ट है, इर्रेस्पेक्टिव कोई मज़हबी उससे रखता है, कोई ऑस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड ऑकलैंड के किसी कोने में है, कोई यूरोप में है, कोई साउथ ईस्ट एशिया में है, कोई कनाडा में है। आपको जिस लम्हे उसकी बर्थडे की 12 बजे वो टिक करेगी घड़ी, पूरी दुनिया से आपको साइमल्टेनियसली लाखों में ट्वीट आना शुरू हो जाएँगे। क्या बात फॉर टू पे ट्रिब्यूट टू हिम। है! इसी तरह रसूल बख्श फली जो, इसी तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, इसी तरह जो हीरोज़ हैं। राइट, तो एक तो जो सिंध हमारा वतन है और सिंध के वसाइल हैं, हम ज़ाहिर है पाकिस्तान का हिस्सा है तो पाकिस्तान के साथ रहकर चलना है, लेकिन जो हमारे आईनी और कानूनी हुकूक हैं, उनके लिए तो वह उस पर सिंध में फिनोमिनल कंसेंसस है। कराची के मामले पर, पानी पर, एनएफसी पर, तो उसमें फिनोमिनल यूनिटी। आप भले पीर साहब पगारों की जमायत हो, डॉक्टर कादर मक्सी की जमायत हो, राशिद महमूद सुमरों की जमायत इस्लामी हो, ज़ैन शाह साहब हों, एयाज़ लतीफ़ अली जो साहब हों और सिंधी जमायतों की कंसेंसस है, ये हमारा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क तय हुआ, हम और कुछ नहीं माँग रहे, जो आपने तय किया उसी में। तो यानी कि नैरेटिव का साइड जो है कंट्रोल है। आपने देखा अभी कैनाल सिस्टम पर हुँ, पूरा सिंध जो है हुँ, कैसे इकट्ठे हो यकजा गया। हो गया। ठीक है सर? ये है नैरेटिव। नैरेटिव इस वक़्त मैं कहता हूँ कि साउथ एशिया में मैं इतना पढ़ता हूँ ये सारी सोशल मीडिया की, नैरेटिव हमारा सही है। अब जो दूसरा दुनिया का फ्रेम है कि जो मुरोवज सियासी निज़ाम है उसमें आपका स्पेस कितना है? उसमें भी आप देखें 56 सीटें हैं कौमी असेंबली की। और 7 आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास है। जी, इससे ज़्यादा आपको क्या क्या रियासत चाहिए? देगी? जी, बिल्कुल। अब आप डिलीवर नहीं कर रहे, ये हमारी बदनसीबी है। लेकिन सदर मुमलिकत आपके पास, सेनेट का चेयरमैन आपके पास, केपी का गवर्नर आपके पास, बलूचिस्तान का सीएम आपके पास, पंजाब का गवर्नर आपके पास, सिंध का सीएम आपके पास। यानी कि खुदा न खास्ता कल असेंबली इधर होती है तो भी आप कानूनी ओहदों पर बैठे हैं। जी, यानी कि सिंधी अपने जो एक्जिस्टिंग सिस्टम है दुनिया का पार्लियामानी डेमोक्रेसी, उसमें भी आप पावर में हैं, बयानिया में भी आप पावर में हैं। अब यही तो ट्रेजेडी है जब हम ये किसी गोरे से बात करते हैं, वो कहते हैं भाई जब आपके दोनों बॉक्सेस बिल्कुल चेक्ड है। ओवरफिल्ड हैं, हुँ, तो फिर भी आप चीख रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये बेसिकली वो विशियस सर्कल बना हुआ है, जिसमें इंप्रेशन ये दिया जाता है कि पावर सब आपके पास है, इलेक्टेड नुमाइंदे भी आपके हैं, लेकिन सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। उसकी जो नज़रियाती वजह है ना सर, वो मैं आपको बताऊँ। उसकी वो जो कार्ल पॉपर ने बताया है कि रियासत में जब 3 मसले होंगे ना, तो बज़ाहिर आपको लगेगा कि आप पावर में भी हैं, हुँ, हुँ, आप पहले दर्जे के शहरी भी हैं, सारी चीज़ें आपके लिए लेकिन आपके पास होगा कुछ भी नहीं। हुँ, हुँ, वो 3 सूरतों में होता है। वो रियासत जिसमें कंट्रोल ओवर वायलेंस ना हो। आप देखेंगे पाकिस्तान में कई जगहों पर कंट्रोल ओवर वायलेंस नहीं है रियासत का। उसी वक़्त लोग निकल आए वाना वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान इधर-उधर। दूसरा वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ ना हो, रूल ऑफ लॉ भी नहीं है। सिग्नल पर शरीफ शेरी खड़ा है, लाल बत्ती पर जो है वो बड़ी वीगोज़ भागी जा रही हैं। तीसरा है लेजिटिमेसी, हुँ, हुँ, लेजिटिमेसी भी नहीं है। इमरान होता है। खान इस वक़्त मुझे सख्त नापसंद है। लेकिन आप मुझे बताएँ सर, अगर इमरान खान जीता है तो उसका हक नहीं है कि राइट, पावर उसे मिले। एब्सोल्यूट, भले आपको मुझे नापसंद हो, एब्सोल्यूट, रियलिटी ये है कि वो जीता है, एब्सोल्यूट, उसको दे दें, उसको फिर आप वो अगर डिलीवर ना करे फिर लोग फैसला करेंगे। आप कौन होते हैं तय करने वाले कि इमरान खान को इक़्तिदार देना है या नहीं देना? तो ये देखें जो कार्ल पॉपर ने कहा ये तीनों जो डीमेरिट्स हैं किसी रियासत की वो तीनों हम क्वालीफाई कर रहे हैं। हाँ, तो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से पंजाब इस वक़्त आपको लगेगा पावर में है लेकिन पंजाब लड़ रहा है, इंटरनल हुँ, हुँ, वार में है। पहले पंजाब का राइट विंगर और प्रोग्रेसिव आदमी लड़ा, अब नून लीग और पीटीआई के चक्कर में लड़ रहे हैं। केपी आप देखें हुँ, अ, बड़ी सूरत-हाल ख़राब है और वहाँ जो गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं वो सिंध को तो ख़ामख़ा कोसते रहते हैं। आपने सवात का सानिया देख लिया क्या हुआ। हुँ, बलूचिस्तान तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सिंध में भी ये सूरत-हाल है। 3 करोड़ लोगों का शहर है और सिंध का ये कैपिटल पूरे मुल्क को खिला रहा है। उसकी आपने इंटरनल गवर्नेंस देखी है? अगर खुदा न ख़ास्ता एक कोई हादसा हो जाए, तो एम्बुलेंसेज़ नहीं पहुँच सकेंगी। हुँ, तो इसी सिस्टम में लगता है ये लोगों को कि सिंधी समझते हैं कि पंजाब को पावर है, पंजाब समझता है केपी वाले मज़े में, केपी वाले कहते हैं वो मज़े में, लेकिन बज़ाहिर इन तीनों फैक्टर्स की वजह से हर आदमी ज़ीरो, जो ज़ीरो है और वो वल्नरेबल है, वो खसारे में है।
और जिन लोगों के पास रियासत है वो मज़े में। सर डेमोक्रेसी एक इन थॉट है, एक नज़रिया है जी, डेमोक्रेसी और एक डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस है। डेमोक्रेसी इन थॉट तो पूरी दुनिया में हर जगह, हर कोने जी। में राइज होनी हुँ, चाहिए। बट डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस जैसे आपने कहा कि अमेरिका में जो है वो ब्रोशर देखेगा और कंपेयर करेगा कि जी दिस हाँ, पर्सन ऑफर्स मी मोर, आई हाँ, शुड गो विथ हिम, तस्वीर नहीं लगी होगी। जी हाँ, उसके बावजूद भी बस वो फैसिलिटीज़ के जी, ऊपर जी, देखेगा। एग्ज़ैक्टली। सर क्या डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस हमारा वाक़ई हमारे लिए सस्टेनेबल है? हुँ, हमारा बंदा जो है वो ये इस यहाँ पर स्टैंड करता है जी, इतने तालीम पर और इतने आईक्यू हुँ, पर कि वो इस तरह का कंपैरिज़न कर सके हुँ, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि फैसिलिटीज़ क्या दी जा रही हुँ। हैं। देखिए अभी दुनिया में जो ममालिक हमसे ज़्यादा अमीर है, जैसे ब्रुनेई दारुल सलाम है और बहुत सारे थाईलैंड है, बादशाह आते हैं, हुँ, तो वो खाते भी नहीं है। दुनिया का जो एक्सिस्टिंग पॉलिटिकल ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम है, यूएन सिस्टम, खासतौर पर जो नेशन स्टेट के बुनियाद पर बना, हम उस पार्लियामानी डेमोक्रेसी या उस नेशन सिस्टम के साथ चल रहे हैं। उसका नतीजा निकला कि जब जंगें खत्म हुई तो हम कहाँ गए? हम यूएन में भी गए, हम यूरोपियन यूनियन में भी गए। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान चूँकि एक ग्लोबल रियलिटी है और पाकिस्तान फ्यूचर का आपको याद होगा कि पुर्तगाल के प्रेसिडेंट ने लास्ट ईयर एक बयान दिया था कि 5 साल के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पावर बनकर जी, उभरेगा। बिल्कुल। लोगों ने कहा इसको पैसे दिए कि हम लोगों ने कैसी बात कर अब देखें सिचुएशन क्या आ रही है। हुँ, हुँ, दुबई ने फ़ौरन जो है वो जो लेजिस्लेटर्स पासपोर्ट्स हैं या सरकार पर वो वीज़ा फ्री कर दिया हुँ, और अब जो आने वाले दिन हैं ट्रंप ने जो स्पीचेस की इस वक़्त भी कहा जा रहा है कि जो इज़राइल के साथ सारी जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, ट्रैक्टोर डिप्लोमेसी उसमें ईरान को समझाने में पाकिस्तान का रोल है। हुँ, तो हुँ, पाकिस्तान जो स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है उसकी, फ्यूचर है कैस्पियन और मेडिटेरियन के बीच। वाह! उसकी कुंजी है पाकिस्तान के पास, उसकी वाह! कुंजी है सिंध का दिल कराची। वाह! ठीक है सर? ये अगर आप किसी वक़्त सारी नेविगेशन की 100 साल की पढ़ेंगे ना हिस्ट्री, तो वाह! पूरे दुनिया की फ्यूचर के ट्रेड की कुंजी मस्त। ये है और दूसरे भले कुछ भी कर लें समंदर, दरिया, पूरा साल वार्म वाटर सिर्फ़ हमारे यहाँ है। बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी और उसमें पाकिस्तान इसी सिस्टम में जो इंटरनेशनल सिस्टम है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी जिसमें बाइपोलर सिस्टम है, सेनेट भी है, कौमी असेंबली भी है। तो उसी में ये जितना ट्रैवल करेगा बेहतर तरीके से, हुँ, उतना अच्छा है, उसमें ग्लोबल लॉबिंग भी बढ़ेगी और लोगों को यही फिलहाल सूट करेगा। क्योंकि हम बहुत डिवाइडेड लोग हैं हुँ, और कैसे आगे बढ़ें, यहाँ कोई वन जो देखें पाकिस्तान 75 साल की हकीकत है। बेशक। पख्तून, सिंधी, बलूच, ज़रूर साल से। सराइकी हज़ारों साल की या इवन जो माइग्रेट करके यहाँ लोग आए, वो भी हिस्टोरिकली साउथ एशिया या बड़े-सग़ीर पाक-व-हिंद के जी, जी। पुरानी रियलिटी है ना, ठीक है सर? तो ये आप उन रियलिटीज़ को ख़त्म करके कोई ऐसा सिस्टम नहीं ला सके, जैसे लोग बार-बार कहते हैं सदारती निज़ाम, बड़े पढ़े-लिखे लोग। मैं फिर उनको समझाता हूँ कि यार आप समझिए बात को। कल सदारती निज़ाम लग गया और मुझे जो चीज़ पसंद है, तो इसमें कौमों की आपको डाइवर्सिटी, उनकी जो कसीरुल कौमी, कसीरुल लसानी, कसीरुल सकाफ़ती रियलिटीज़ है, उनको मद्देनज़र रखना है, तो आपने एक बेसिकली गुलदस्ता बनाना है। उसमें ये सिस्टम मेरी नज़र में ठीक है। हाँ, इसी में आगे बढ़ना इसलिए आप देखेंगे बड़े-बड़े हमारे रेडिकल कॉम्परस भी वो लाइन छोड़कर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सिस्टम में आ गए। यही एग्जिस्टिंग है, दुनिया भी इसी सिस्टम को एक्सेप्ट करती है, लेजिटिमाइज़ करती है और हम आइलैंड तो है नहीं और फ्यूचर भी आगे इसका है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, आपने ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए होंगे, फिर आपने रिव्यू भी किए होंगे, देखे बिल्कुल, होंगे। फिर आपने काफ़ी इम्प्रूव किया होगा। बिल्कुल सोचा होगा सर। कि यार ये सवाल मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई से बिल्कुल, ना करता या दी नफ़ीसा शाह साहिबा से ये 2 सवाल और कर लेता, मैंने आपके बिल्कुल वो सर, इंटरव्यूज़ देखे, सत्य। ठीक है? आदमी हर वक़्त सीखता है। ये क्या सिलसिला है कि 88 से सियासी हुकूमतें हैं, अब बीच में मुशर्रफ का पीरियड छोड़ देते हैं। हम चलें 2002 से ले लेते हैं, 2008 ठीक है सर? 2013, 18 फिर 24 मुसलसल इलेक्शन है इसका मतलब क्या है कि मुसलसल समाज डेमोक्रेटाइज़ हो ना, राइट, लेकिन हम तो रिवर्स जा रहे हैं। जी सर। ये बड़ा अलार्मिंग है दुनिया के लिए कि मुस्तकिल प्रैक्टिस के बावजूद भी हुँ, सिस्टम इम्प्रूव होने के बजाय बैकवर्ड जा रहा है। आज आप अपनी घर में स्टाफ से हलफ़िया पूछें कि आपको इलेक्शन पर यकीन है, वोट पर यकीन है? 88 में लोग कहते थे हाँ है, 90 में कहते थे अब नहीं है। तो ये अलार्मिंग है
ये भी एक ख़्याल रखना चाहिए रियासत को कि जो सिस्टम पूरी दुनिया में हमें जोड़े हुए, उस सिस्टम की अगर लेजिटिमेसी चैलेंज होगी, तो हमें बहुत नुकसान होगा। तो सिस्टम इसी के हक में हूँ, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी के हक में हूँ। बहुत खूब सर। सर एज़ अ हिस्टोरियन आप मुझे प्लीज़ एक मौज़ू के ऊपर आगाही दीजिएगा। आपने भी कई बार ये बात की और कराची का एक बुनियादी बड़ा मसला है वो है कि यहाँ पर मुहाजिरीन आए। सर दुनिया में जहाँ पर भी ये अमल हुआ है, जी, वहाँ पर रेसिपिएंट का और आने वाले जी। का, इनके एटीट्यूड्स कैसे हुए कि वो फिर प्रोग्रेशन की तरफ बढ़े? नहीं तो फिर वो क्लैश ही रहा। क्या-क्या फैक्टर्स ऐसे मद्देनज़र रखने चाहिए कि जिसकी वज़ह से बेहतरी आए, ना कि बदतरी? हुँ। देखिए, हम चूँकि सिंध में रहते हैं ना, तो ज़्यादातर जो सिंध में आ गए हैं मुहाजिरीन, उनको फ़ोकस करते हैं। जी सर। हालाँकि पंजाब में भी रह गए बहुत, बिल्कुल सर। ठीक है? वो पंजाब का हिस्सा हो गए। बिल्कुल, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट भी किया। बिल्कुल सर। तो असल में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है बरे-सगीर की हिस्ट्री की, कि एक तो माइग्रेशन पार्टीशन का हिस्सा नहीं था। जी सर। और चूँकि मैं खुद समझता हूँ, अब चूँकि पाकिस्तान एक रियलिटी है, मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि पाकिस्तान एक मुल्क है जो चलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के बनने के पीछे जो पूरे एक आलमी मफ़ादात थे, ग्लोबल जो रियलिटीज़ थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवाइड एंड रूल का जो ग्लोबल एक तस्वुर था, बिल्कुल सर। तो वो चीज़ एक अब हकीकत बन गई है। बिल्कुल सर, लेकिन एक उसमें सुपर फिर पावर को तोड़ जी, दिया गया। ठीक है? उसमें आप अगर देखेंगे ना जो वसाइल के मामला थे, उसमें आप सिर्फ़ पानी का मामला देखेंगे, तो कैसे कुछ हेडवर्क्स गोरों ने जानबूझकर इंडिया को दे दिए। इसलिए दिए कि आगे चलकर डिस्प्यूट राइट्स। इनको दरिया अब हम चीखते बहुत हैं कि पंजाब ने दरिया भेज दिए, रावी, सतलज, ब्यास। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ना हिस्ट्री, तो उन्होंने ऐसी हिचेस डाली, ऐसे बैरियर्स डेवलप किए कि अल्टीमेटली फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे पड़ोस में लाइट है, मैं कोई ऐसा सिस्टम करूँ कि आपके घर आप कितनी भी कोशिश करें 8 दिन लाइट ना आए, आप बेज़ार हो जाएँगे, आप कहेंगे अब मैं घर बेच रहा हूँ। तो पूरे ऐसे लवाज़मात बाय डिज़ाइन किए गए जिसमें पाकिस्तान इंडिया का भी झगड़ा हो, फिर यहाँ जो माइग्रेशन है उसके भी इश्यूज़ हों, तो फिर न फ़कत ये कि माइग्रेशन प्लान नहीं था लेकिन माइग्रेशन जब शुरू हो गई, फसादात हुए सब मामला, तो एक जगह कंसंट्रेट किया एक पॉपुलेशन ने। हुँ, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, झुड्डू, लाड़काना इधर भी गए, वो तो हमसे ज़्यादा अच्छी सिंधी बोलते हैं। तो जब एक मखसूस इलाके में लोग आए, वहाँ आपने बाय डिज़ाइन फिर क्या किया, सिंधी स्कूल बंद कर दिए, इंटरेक्शन बंद की, आपने शहरों को बढ़ा दे दिया, लेकिन आपने उनके लिए गेटोज़ डेवलप कर दिए। आपने और कौमियतों से, लसानी हुँ, इकाइयों से उनको दूर कर दिया बाय डिज़ाइन। अब हम कह रहे हैं कि ओए तुमने 30 साल, 40 साल से सिंधी क्यों नहीं सीखी? तुमने पश्तो क्यों नहीं सीखी? तुमने बलोच क्यों तो एक हिस्टोरियन को बड़ी गैर जानबदार और गैर मुतअस्सिब, अनबायस्ड, नॉन पार्टिज़न आँख से पूरे हिस्टोरिकल जो बिटर रियलिटीज़ है उनको देखना चाहिए। हुँ, अब ये सारे मामला आते हैं इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये बाय डिज़ाइन हुआ इसमें लोगों का कोई फ़ॉल्ट नहीं है। हुँ, हुँ, फिर डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी चली, राइट। उसमें अ, शहर को बिल्कुल अलग रखा गया। आप हुँ, देखिए फातिमा जिन्नाह के इलेक्शन से लेकर इस 2024 के इलेक्शन तक ये पूरी डिज़ाइन किया गया, कभी पख्तूनों से, कभी सिंधियों से, कभी उससे। फिर इस बीच में आप देखेंगे जब-जब ऐसा मौका आया है कि प्रोग्रेसिव शहरी आपस में जुड़ने की करते, तो एक बड़ी जो खतरनाक डिवाइड है वो ये कि कराची को बाकी सिंध से अलग दिखाते हैं। बिल्कुल ये बाय डिज़ाइन है और बाकी सिंध को इम्प्रेशन ये जाता है कि देखें जी कराची हमारे खुशी-गमी में हमारा साथ ही नहीं हिस्सा है। नहीं है। पानी में तहरीकों में साथ नहीं होता, एनएफसी की तहरीकों में साथ नहीं होता और बार-बार कहता है कराची इतना रेवेन्यू है, कराची सिंध का हिस्सा है। एग्रीकल्चर पर बात नहीं करता, बॉन्डेड लेबर पर बात नहीं करता। तो ये सारा बाय डिज़ाइन है। आप अगर 70 की मैंने अभी एक किताब मेरी अ, पब्लिश हुई। उसमें मैंने कराची में जिन लोगों के साथ मैंने काम किया या थोड़ा बहुत जिनके साथ ताल्लुक था, न्याज़मंदी थी, उन 25 लोगों की ओबीच्युरीज़ लिखी हैं। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम से लेकर नफ़ीस अहमद सिद्दीकी साहब तक। ऐसे-ऐसे उसमें लोग हैं, आप पढ़ेंगे वो किताब, तो 70 की दिहाई है, 80 की दिहाई है। भुट्टो साहब शहीद हो चुके हैं, फांसी चढ़ चुके हैं और जो सत्तर क्लिफ्टन, उस पर एक तरफ फ़तेह अली खान बैठा हुआ है, मिराज मोहम्मद खान बैठा हुआ है। यूसुफ मस्ती खान बैठे हुए हैं। शहर के लोग कह रहे हैं कि जी जमहूरियत के लिए कैसे जंग लड़ी जाए। तो ये शहर बुनियादी तौर पर जमहूरी और रोशन ख़्याल प्रोग्रेसिव लोगों का शहर है, लेकिन उनको बाय डिज़ाइन कभी एमएमए के हवाले कर दिया गया, कभी एथिनिक लाइन्स पर उनको इतनी दूर ले जाया गया कि वो लौट भी ना सकें। तो ये शहर आज भी मेरा ख़्याल है चूँकि मैं शहर में अब रहता हूँ,
आज भी रोशन ख़्याल लोगों का शहर है और उस शहर की बक़ा इसी में है कि हम ये शहर जिस प्रोविंस का हिस्सा है, हुँ, उनके लोगों के साथ जुड़कर हम जद्दोजहद करें और ये भी एक बैरियर है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ आज। हुँ। ये चूँकि अब सारी चीज़ें आएँगी तो मैं बड़ा फ्रैंकली से बात कर रहा हूँ जी, कि ख़ास तौर पर नौजवान सुने, इस रियासत को भी पता है एस्टेब्लिशमेंट को कि जिस दिन सिंधी स्पीकिंग और सिंध में रहने वाले जो उर्दू स्पीकिंग है, उनका अगर आपस में जुड़ाव हो जाता है तो ये दोनों जो हैं जो हकीकतें, ये मुल्क की सबसे प्रोग्रेसिव हकीकतें। तो ये तो मुल्क को टेक ओवर कर लेंगी, इसलिए इनको हुँ, हुँ। लड़ा है, फिर उल्टी-सीधी बातें करवाएँ। पर लेकिन मुझे हैरत तब होती है मैं इसलिए नहीं कि सिंधी साइड ले रहा हूँ, लेकिन आप किताबें उठा लें, अखबारें उठा लें, टीवी बयानात उठा लें, गुज़श्ता 10 साल से कोई एक मुझे कॉम्पस दिखा दें ऐसा, जिसने कभी डिवाइड की बात की हो। कादर मक्सी साहब हों, अयाज़ लतीफ़ अली जो साहब हों, जलाल महमूद शाह साहब हों। उर्दू स्पीकिंग जो अब क़यादत है इस वक़्त, जो ख़ास तौर पे एमक्यूएम के दोस्त हैं पाकिस्तान, वो हर वक़्त जो है वो काफ़ी पॉइज़नस बातें करते हैं। हुँ, तो उससे भी मुझे डर रहता है कि चूँकि उनकी लेजिटिमेसी नहीं है और वोट बैंक और सारे मामलात या आज भी उर्दू स्पीकिंग लोगों की जो हमदर्दी है, ज़ाहिर है मैं भी समझता हूँ कि वो भाई के साथ है, तो वो अपनी लोगों को बार-बार अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए वही जो मैंने लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया हल्का इंतखाब को वो करते हैं, तो वो काफ़ी जो है एग्रेसिव टोन पर चले जाते हैं। हालाँकि ये वक़्त नहीं है, हुँ, इस वक़्त टेक्नोलॉजी ने लोगों को इतना करीब कर दिया है, हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि ये जो फ़तेह अली ख़ान, मेराज मोहम्मद ख़ान साहब के दौर की जो शेरी और दही थी हुँ। इस पूरी एक फ़िक्री जो है वो सिनर्जी उसको बढ़ाने की ज़रूरत है बजाय कम करने के। तो मैं तो फ्यूचर में कहीं कोई ना कॉन्फ्लिक्ट देख रहा हूँ बड़ा, लोगों के बीच में, मैं तो जुड़त देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सिनर्जी डेवलप होनी है। बहुत खूब। सर, मैं अक्सर ये बात हर किसी से करता हूँ और मैं समझता हूँ सबसे मौज़ू आपकी शख्सियत है ये बात करने के लिए कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई एक काज़मी सैयद थे यानी कि काज़मैन से थे। जी हाँ, जी हाँ। उस्मान मरवंदी, लाल शहबाज़ कलंदर मरवंद से थे, जी हाँ, जी अफ़गानिस्तान हाँ। से थे। सर क्या उस्मान मरवंदी ने ऐसा क्या किया कि लोगों ने उनसे इतना इश्क किया और लोगों का उनकी तरफ रवैया कैसा था कि वो उनकी एक महबूब तरीन शख्सियत बन गए महाजिर होने के वाह, वाह, बावजूद? वाह, वाह! ज़बरदस्त बात की। अब जो है ना, ये रूहानी बातें सही बिल्कुल, है। बिल्कुल। देखिए, पहले तो वो आकर ढल गए, हुँ, ठीक है? जब आप ढल जाते हैं ना, जब आप स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन में चले जाते हैं, हुँ, हुँ, तो वो ज़मीन, मिट्टी, हवा, माहौल, लोग आपको यूँ उठा लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हुँ। तो यही दोनों हुआ महाजिर और उन्हों सबसे ज़्यादा देखें सेलिब्रेटेड जी, जी, पर्सनैलिटीज़ हैं। सेलिब्रेट और उनके अलावा सिंध की जो भी इस वक़्त अहले इल्म हो, अहले अदब हो, अहले दानिश हो, आप देखिए इन इन रेफ़रेंसेस के सिवा सिंध का लिटरेचर नहीं। किसी काम का नहीं है। तो उनकी एक बुनियादी वजह ये थी कि वो आगे और आप देखें कि जिन-जिन लोगों ने आकर सिंध धरती को अपनाया है और उसमें रच बस गए, उन लोगों को सिंध ने बहुत इज़्ज़तें दी हैं। इवन जो ज़िंदा लोग हैं भले नॉन सिंधी हो, ज़िंदा लोग हैं, उनके लिए आप देखें जो बोबरलो तहरीक थी, उसका हीरो वड़ाइच है जी। लड़का। तो हम सिंधी तो सिंध जो है ना वो इन लाइन्स पर वो ह्यूमैनिटेरियन पहले है और हक की बात, सच की बात करने वालों के साथ पहले है हुँ। और ज़ाहिर है जो लोग उनको समझ जाते हैं कि सिंध की ये हवा है, मिट्टी है, तो फिर लोग भी उनको पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये 47 वाले महाजरीन के साथ भी ऐसा ही रवैया होगा अगर वो ढल जाएँ उस तरह तो। जी हाँ, उसमें भी ऐसा ट्रेंड ये नहीं है देखिए, बड़ी-बड़ी तहरीकों में उन्होंने साथ दिया है। हुँ, हुँ। और बड़े-बड़े कामों में और असल में मैंने यही कहा कि डिवाइड एंड रूल जो है ना, वो तो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है। तो जो फ़िक्री जो लीडर हैं, नज़रियाती लीडर हैं, उनका काम है काम करते रहें और हमें मुस्तकिल काम करते रहना चाहिए। मैं दोस्तों से कहता हूँ कि जी, आप एक कहते हैं कि मैं हम सिंधी हैं और हमें यार इनको हम इतना समझाते हैं, इनको समझ आना चाहिए। मैं कहता हूँ यार आप एक घर है आपका, आपने रेंट पर दे दिया है और आप रोज़ गुज़र रहे हैं अपने घर से देख रहे हैं कि पानी बह रहा है, दीवारों पर चूना उतर रहा है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैंने अरे को चूँकि किराए पर दे दिया आप मालिक मकान है, आप उस दर बजाएँगे, घंटी बजाएँ, आप कहेंगे भाईजान ये पानी बह रहा है पर आप तो मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें जो है ना हर वक़्त हैमरिंग करनी है, बहुत खूब। ठीक है? उनको तो एक जो है ना डिसेप्शन में एक पूरी गलत ट्रेनिंग के साथ एक हिस्से को आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं के कौन से नाम लूँ? मैंने इस किताब में ऐसे-ऐसे लोगों के फॉर एग्ज़ाम्पल आरिफ हसन है।
जी, ठीक है सर? फॉर एग्ज़ाम्पल राहत सईद साहब थे, बिल्कुल। एफ़ाज़ुर रहमान साहब थे, शीन फ़ारूक थीं, करामत थे, अरसलान साहब थे, हुँ, अख्तर बलोच थे। उनसे ऐसे-ऐसे नाम हैं कि जो नस्ली तौर पर भले सिंधी ना हों लेकिन उन्होंने सिंध के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये जब बलदियाती निज़ाम में एक इम्प्रेशन आया कि जी ये सिंध को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पता है उस वक़्त जो सबसे ज़्यादा काम किया वो एमडी खान के बेटे ने किया, वो उन दोनों में जी, एडवोकेट जनरल थे। जी, केसर बंगाली साहब हैं, तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बियॉन्ड एथनिक लाइन्स बियॉन्ड जो उनकी एथनिक वो है आइडेंटिटीज़ उससे सिंध को अपना मादरे वतन समझा और उसके लिए काम किया। तो अब भी यही है और मैं पुरुम्मीद हूँ कि आने वाली जो नस्लें हैं ना, क्योंकि अब तो सर बच्चे दुनिया में जा रहे हैं। आप देखें अब जो पंजाब में मदर टंग डे है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी ज़िंदगी में पंजाब में मदर टंग डे होगा। अब बच्चा जो हार्वर्ड में पढ़ रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज में, वो वहाँ जाकर देख रहा है कि यार ये लिंगुअल डाइवर्सिटी तो पूरी दुनिया की बड़ी रहती है बिल्कुल। और माँ बोली तो दुनिया की फिर वो घर फ़ोन करे पापा ਉਹ तू मैनू पंजाबी नहीं सिखाई है, तू मैनू ਜਿਹੜਾ है ना अंग्रेजी दे टोर लगा दिया, अब करें। तो ये खुद दुनिया लोगों को पुश कर रही है कि आप अपनी रूट्स पे जाएँ, रूट्स पर जाएँ और आप जो है ना लिव एंड लेट लिव वाले कल्चर में बहुत म खूब। पले-बढ़े, तो ये इंशाल्लाह सिंध भी इसी तरह आगे बढ़ेगा। बहुत खूब सर। सर मैं तो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को बहुत पॉज़िटिव और बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा समझता हूँ। मगर ये कभी भी कुछ पॉलिटिकल हिस्सा सिक्योर क्यों नहीं कर पाए हैं? प्लस क्या ये बेहतर नहीं होगा कि नेशनलिस्ट ही जो है वो वफ़ाक में जाएँ और वफ़ाक के पार्लियामेंट में जाकर हुँ, जो है वो सिंध का केस सिंध की हुँ, एडवोकेसी करें? मगर क्या वजह होती है कि फेडरल हुँ, पार्टीज़ जीत जाती हैं। हुँ, हालाँकि वो सिंध से वोट लिया, हुँ, तो सिंध से वोट लिया वफ़ाकी पार्टी ने या और वो वफ़ाकी पार्टी में जाकर वो पाकिस्तान की एडवोकेसी कर रही है। मगर ज़्यादा ज़रूरी या शायद पार्लियामेंट बनी इसलिए है कि ये जो पाकिस्तान एक मुआहदे का नाम है ना, या इटसेल्फ पाकिस्तान इज़ नथिंग बट अ नेम ऑफ द कॉन्जुगेशन ऑफ द 4 प्रोविंसेस। तो उसमें तो ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि सिंध का नुमाइंदा खड़ा होके सिंध की एडवोकेसी करे। जी, तो फिर नेशनलिस्ट को क्यों नहीं आगे जी, आया जाता? ज़बरदस्त सवाल है और उसमें जो मज़ेदार बात है वो ये है कि लोग पता है क्या, ये कहकर जान छुड़ा देते हैं कि जीएमसीए साहब ने चूँकि बायकॉट करवाया था ना इलेक्शन का, तो हाँ, 20-30 साल अब वो इलेक्शन में नहीं गए, तो अब फिर 40-50 साल लगेंगे वापस आने में। सही। ये इंतहाई गलत ओपिनियन है। हुँ, देखिए सिंध का जो कॉम्पस है ना वो अ, वतन की बात करता है, वसाइल की बात हुँ, करता है और जो पार्लियामानी हुँ, सियासत कर रहे हैं, हुँ, उनकी बात कर रहा हूँ। तो असल में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, वो रूलिंग एलीट ने इस तरह बना दिए हैं कि आप कर ही नहीं सकते। फिर फ्यूडल सोसाइटी है, पख्तून सोसाइटी नॉन फ्यूडल है, वहाँ आप हुँ, देखिए मिडल क्लास जी सकता है। बलूच सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो नॉन फ्यूडल है और वहाँ खान, जागीरदार या ये सरदारी सिस्टम नहीं है, जैसे आप गवादर साहब देखें, डॉक्टर मालिक जैसे, सना बलूच जैसे ऐसे लोग जीते हैं। दूसरा फिर हम पढ़ते कम है उनको, जो कॉम्पर्स जमायतें हैं बलूचिस्तान में वो मौलवियों से भी अलायंस करती है कभी और वफाकी नवाज़ लीग से भी करती हैं, पीपी से भी करती हैं। तो हमारा थोड़ा जो है इलेक्टोरल नॉमेनक्लेचर वो थोड़ा डिफरेंट है, फ्यूडलिज़्म है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बहुत बड़ी हैं और पता है कौन परसों को कि हम हो सकता है जीत भी जाएँ, हो सकता है ना भी जीतें, लेकिन वो कंटिन्यूअस अपने जो है वो सफ़र पर चल रहे हैं। लेकिन उन पर फिर तनकीद होती है कि जी आपने मौलवियों के साथ इत्तेहाद कर दिया, आपने ये वफाक परस्तों के साथ आप इमरान खान के साथ बैठ गए आप वही आप बलूचिस्तान की देखिए पार्लियामेंट डेमोक्रेसी तो है ही ग्रे एरिया पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप आइडियलिज्म के बजाय रियलिज्म की तरफ जाए रियलिस्टिक हों प्रेगमेटिक हों और ग्रे एरियाज में काम करें ब्लैक एंड व्हाइट हम चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं लेकिन यही कॉम्परस हैं सिंध में कोई भी मसला आता है फोर्स कन्वर्जन हो हुँ, ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज हो सिंध के मसाइल हों, जो भी इन पर आप देखें हरावल दस्ता यही होता है। तो वो अपनी जद्दोजहद में है, उनको पता है कि ये काफ़ी लंबा सफ़र है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में हैं, लड़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ज़ैन शाह हैं, वो सकरंग जैसे इलाके से 90-90, 80-80 हज़ार जलाल महमूद शास्त्री वोट देकर गए हैं और दूसरे दोस्त लड़ रहे हैं। तो ये जारी है, टाइम लगेगा, लेकिन उस प्रोसेस को उन्हें पता भी है कि हमें इसमें यानी कि मेहनत हमारी बहुत है और हम शायद ना जीत सकें, कई आने वाली इलेक्शन है, लेकिन वो अपने सफ़र पर जारी है। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये कि वो हल्का बंदियाँ इतनी आसान नहीं है जितनी बलूचिस्तान, केपी या इस तरह पंजाब में तो जीत कर दिखाए कोई मिडल क्लास, हुँ, हुँ, नहीं जीत सकता हालाँकि वहाँ सराइकी मूवमेंट है बलो काफ़ी जो है पंजाबी प्रोग्रेसिव रेडिकल लोग हैं, फारूक तारिक जैसे लोग और वो इमार जो नौजवान हैं,
जान जो लाहौर से वोट नहीं ले सकते। लेकिन ये है कि जद्दोजहद जारी है, बाकी ये मिसकंसेप्शन है कि जी इलेक्शन में रह गए, तो अब इलेक्शन में 50 साल और लगेंगे। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का रोल जो है बेस वो ज़्यादा फ्यूडल होना है। उहुँ। सर, एज़ एन एजुकेशनिस्ट हर शहरी को क्या-क्या सियासी रोल अदा करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग? हर शख्स जो ज़िंदा है, जो मुल्क में रहता है, उसका क्या-क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑन द लीस्ट ही सही? सर उसका वो गांधी का जो है कोट के बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। वाह! मैं चाहता हूँ कि चोरी ना हो तो पहले तो मैं चोरी बंद कर दूँ। वाह! मैं चाहता हूँ कि 9 टू 5 100% डिलीवर करूँ, मैं पहले शुरू करूँ। तो मेरे ख़्याल में अपनी आप से ज़िम्मेदारी है। अबुल कलाम साहब थे ना जो इंडिया के प्रेज़िडेंट, वाह! जी सर। अबुल कलाम आज़ाद नहीं, सही जो जी, जी, बिल्कुल अबुल ठीक। कलाम। प्रोफ़ेसर। उनकी जो बायोग्राफ़ी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुँ, हुँ। उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक कॉलेज स्कूल में गया, तो वो एग्ज़िबिशन था, तो बच्चों ने 5-5 8-8 चीज़ें बनाई थी। एक बच्ची ने सिर्फ़ कोई मिट्टी से कोई एक चीज़ बनाई। तो मैंने उससे पूछा कि आपने सिर्फ़ ये इतना मल्टी जो है वो टास्किंग बच्चों ने काम किए। उन्होंने कहा कि मैं कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कोई एक काम करूँ। बहुत तो अच्छा उन्होंने है। कहा कि उस बच्ची के लफ्ज़ ने मुझे कोई एक काम करूँ, वाह! तो मैं समझता हूँ कि शहरी एक एक तो अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे, विजिलेंट रहे, सोशल ऑडिट करे सोसाइटी का। ये नहीं कि हाथ निकाल दे। हुँ, हुँ। रियासत को, हुकूमतों को, सिस्टम्स को वो चीखता रहे, लेकिन जो चीज़ें वो चाहता है कि समाज में ना हो, वो करना बंद कर दें, जो हो वो करना शुरू कर दें और कोई एक जनरल गुड का काम करे, हुँ, फिलैंथ्रोपी का। जो एक काम जब तक कोई बंदा जनरल गुड का नहीं करेगा, तब तक वो सिर्फ़ ये नहीं है कि मैं 9 टू 5 पूरा किया हुँ, और घर आ गया, रास्ते में कोई बुज़ुर्ग खड़ा है और मैं देख भी रहा हूँ कि ये मेरे पड़ोस में ही रहता है और उसको वो मुझे हाथ दे रहा है कि बाइक पर ले जाओ, तो मैं कहूँगा नहीं जी। अब आजकल तो मसला है ना लोगों को गाड़ी में उठाना, स्नैचिंग ना हो जाए ये हो, लेकिन जो टेस्टेड लोग हैं, हुँ, तो एक जनरल गुड आप कंट्रीब्यूट करें। जब हुँ, आपको पता भी है, जैसे आप देखिए अमेरिका में आप रहते हैं, लेन बनी हुई है कि अगर आप 3 से ज़्यादा लोग होंगे तो इस लेन पर गाड़ी चलाएँ। हुँ, डिस्करेज करते हैं कि अलग-अलग गाड़ियाँ लोग ना उठाएँ। हुँ। तो थोड़ा जनरल गुड की तरफ भी आएँ, जो छोटा-मोटा काम हो सके। वंडरफुल। सर आपका एक सब्जेक्ट क्लाइमेट और वाटर भी है। मैं सर बहुत वक़्त ले रहा हूँ और मैं कंक्लूड करूँगा बस ये लास्ट मौज़ू है। नहीं, नहीं, अब मुझे तो मैं आइए बोलने हूँ मुझे सर तो आप जज़ाकल्लाह बहुत हाँ, मेहरबानी। सर आपने अमेरिका की बात की तो मैं वहाँ की एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊँ, यकीनन आप तो इसके ऊपर महारत रखते हैं मगर आपकी तवज्जुह से मुझे भी बोलने का मौका जी, मिल जाएगा, लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि मैंने बोला कि भई दिन का शायद 10 या 15 मिनट होंगे कि जब बारिश नहीं हो रही होती जी हाँ, और बिल्कुल। अगर हमारे पास 10-15 मिनट दिन जी, में बारिश हो जाए, तो वो पानी 4 पूरे दिन से खड़ा रहेगा। जी हाँ। अच्छा, इतने अरसे के बाद मैंने बोला कि भई पूरा-पूरा दिन, पूरे-पूरे महीने, पूरा-पूरा साल बारिश होती है, कहीं पे पानी मुझे नज़र तो आ जाए। ऐसी क्या साइंस है कि पानी नज़र ही नहीं आता खड़ा हुआ? तो मुझे बड़ा बेहतरीन जवाब मिला सर और मैं बड़ा दंग रह गया इस बात को सुन के कि उन्होंने बोला कि हमने जो शहर आबाद किए, तो हमने उसी ज्योग्राफी को कंसिडर कर शहर आबाद किए। उस ज्योग्राफी को हमने अल्टर नहीं जी, किया। यानी कि कहीं पर अगर वाह, वाह, वाह! ऊँच-नीच थी, बड़ी खूबसूरत तो बात है। उसी पर हमने रोड बना दी और उसी पर हमने टाउन्स उसी शेप में बना दिए। तो जो खुदा ने निज़ाम बनाया हुआ था, हमने उसको इस तरह प्रिज़र्व कर उसको लिया कैपिटलाइज़ किया और ज़रा। पानी उसी जिस तरीके से आता है, उसी तरीके से बह जी, जाता है क्योंकि खुदा से वाह, बेहतर तो वाह, कोई वाह! बनाने वाला नहीं होगा। तो एक तो मैंने जो है जी इस पर मैंने तालियाँ पीटी या कि वाह जी आपने क्या बात कम है! खर्च में अकल इस्तेमाल करके वाह, सारी वाह! ज़िंदगी का फ़ायदा लूट लिया। वेरी नाइस, वेरी मगर उसके ही अगले लम्हे मुझे अपना शहर याद आया कि जहाँ पे हम ये खुदा की ज्योग्राफी को चपटा कर चुके हैं। तो सर अब सवाल आपसे ये है कि हम रिवर्स कैसे करें? अरे यार! सही कह रहे हैं आप। देखें अ, जिन स्टेट्स में अमेरिका की फ्लडिंग और ये बारिशें ये इनका कल्चर नहीं था, जब आईं तो वो भी ऐसे ही डिस्टर्ब हुए जैसे हम होते हैं। आपको याद हो ह्यूस्टन, जी सर, टेक्सास यस, यस। क्योंकि वहाँ कांसेप्ट ही नहीं था। जी सर। उन्होंने अकॉर्डिंग टू दी लोकल एनवायरनमेंट चीज़ें बनाई हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा अब उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज है, मसले होंगे। उन्होंने सारी चीज़ें ठीक है, कैलिफ़ोर्निया में ड्राउट आता था, वहाँ उन्होंने सारा डिज़ाइन कर लिया। तो यानी कि इश्यूज़ वहाँ पर भी आए लेकिन फिर सिस्टम्स उन्होंने ऐसे डेवलप किए, तो हम भी सिस्टम बनाकर कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम से पहले बड़ी ज़बरदस्त बात की, बड़ी ट्रेजेडी है इस मुल्क की, जो हमारी ज़रख़े सरसब्ज़, लहलहाते जो खेत जी सर। और उनकी जो ज़मीनें उनको हम जो है वो हाउसिंग स्कीम में कर रहे हैं, जी सर, डिफ़ॉरेस्टेशन। ठीक है सर?
और जो सहरा हैं, कह रहे हैं अब इनको हम ज़र ज़मीन करेंगे। ऐसी अकल आपने कहीं देखी? तो यहाँ और देखिए पूरी दुनिया चीख रही है कि बाबा जिस हर इको रीजन का अपने बैलेंसेस हैं नेचर ने डेवलप किए, एब्सोल्युटली। उनको उस हिसाब से आप कैपिटलाइज़ करें, इस्तेमाल करें। तो ये बड़ी ट्रेजेडी है। आप देखें दरियाओं के अंदर हमारे यहाँ शॉपिंग प्लाज़ा बनी हुई है, चीज़ें बनी हुई हैं। तो बेसिकली तो अब दुनिया सारी से हम सिस्टम ला कर भी सकते हैं। लेकिन बात वही है जो शुरू में इनिशियली की मैंने, ये जो पॉलिटिकल विल है ना, उसमें बड़ा अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध बार-बार कहते हैं जी लेजिस्लेशन में सबसे टॉप पर है और पाकिस्तान में सबसे वल्नरेबल प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट वो सिंध है, चूँकि लोअर राइपेरियन है, अभी 2022 में इतनी बड़ी फ्लडिंग आई, अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ड्राउट भी आ जाते हैं। फिर यहाँ जो हमारे एरिड ज़ोनिंग है, आप दादू इधर चले जाएँ, काचो, कोहिस्तान, फिर ऊपर इधर थर चले जाएँ, तो ये हमारे यहाँ ड्राउट की भी सिचुएशन है। हम कोशिश ही नहीं करते कि फ्लड आते हैं, घर बह जाते हैं। आप ढाका जाएँ, चट्टागांग जाएँ, मैं गया हूँ काफ़ी दफ़ा। उनके पास साइंस ने बता दिया कि 20 साल में इतना फ्लड आना है। हुँ, हुँ। मच्छरों को भी तो रोज़गार चाहिए ना, आप उनको कैसे भगाएँगे? तो उन्होंने क्या किया है कि जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर मैंडेटरी है कि आपकी जो घर होगा वो वुडन होगा और उसकी जो हाइट होगी वो पहली सीढ़ी जो है ना, कमरा जो है वो 10 फुट, 12 फुट जहाँ-जहाँ उनका जो उन्होंने जो प्रेडिक्शन। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन दी उस हिसाब से उनका यानी हाँ, कि आप ऊपर सो रहे हैं, अगर 6 फुट पानी आया, बह गया पता ही नहीं चला। हाँ। हम यहाँ बस अभी दौड़ते रहते हैं कि ये चीज़ उठाओ, वो चीज़ उठाओ। तो जब साइंस, टेक्नोलॉजी हर चीज़ मौजूद है तो उसके बाद हमें उस पर अमल करना चाहिए और पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम है, गटर सिस्टम है। ये जो आपका कराची का जो है कोस्टल, इस पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सेनेट की एक सब कमेटी थी, उसमें डॉक्टर करीम ख्वाजा बड़े पुराने कराची आए थे। तो उस कमेटी पर उन्होंने एक स्टडी करवाई। स्टडी आप पढ़ेंगे ना, विकिपीडिया आपको दूँगा, उस पर डॉन ने हाफ पेज लिखा था कि कराची जो हम नहीं बचपन में स्कूलों से निकल कर पापड़ खाते थे, हम समझते थे कि हम साइड से तोड़ेंगे तो बस वही खाएँगे, अचानक पूरा पापड़ टूट जाता था। उन्होंने कहा कि कराची पापड़ बना हुआ है। माय गॉड! किसी वक़्त भी कोई एक झरका आया तो ये पापड़ की तरह चूरा हो जाएगा, कराची पूरा माय डूब गॉड! जाएगा। आपने सारा ग्राउंड वाटर खत्म कर दिया है। आपकी सी इंट्रूजन से पूरा जो है वो तमर और आपके मैंग्रोव सारे खत्म हो गए और उसके साथ-साथ जो हम एफ्लुएंट भेज रहे हैं, जो ज़हरीला पूरे 3 करोड़ लोगों का गटर जो है, वो समंदर है आपका। हुँ। तो जब आप समंदर की तरफ चीज़ भेजेंगे, ओह! तो वो भी तो रिवेंज लेगा ना नीचे से आपसे। तो जैसे आपने कहा कि सिस्टम नेचर के सिस्टम नीचे नेचर का जो इकोसिस्टम है, वो सारा इंसाफ पर मबनी है। बिल्कुल। आप इतनी नाइंसाफ़ी किए जा रहे हैं, तो एक दिन तो इंतकाम लेगा। और रूरल एरियाज़ में हमने देखा, रूरल एरियाज़ में आप जाएँगे, स्टडीज़ करेंगे तो फ्लडिंग में वो लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं जो रिवरियन बेड पर आकर घर बनाते हैं, चाहते हैं। यानी कि आप जब दरिया एनकोरेज करेंगे तो दरिया आपसे बदला लेगा। एलबीओडी इसलिए खराब हुआ कि एलबीओडी प्रोजेक्ट गलत नहीं था, लेकिन एलबीओडी के पूरे जो 5 अज़ला 6 अज़ला आते हैं, उन सब पर गटर पर आपने दुकानें, घर बनाए हुए हैं, तो वो तो देगा। तो आपकी बात सही है कि अगर हम और हमारे पास ये नहीं है कि विज़डम नहीं है। हमारे पास इंटेलेक्चुअली हम साउंड हैं, टेक्निकली साउंड हैं, बड़े आला ज़हन हैं, जो प्लानर्स हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट की जो विल है, पॉलिटिकल, वो अगर डेमोंस्ट्रेट हो, तो हमारे ये मसले हल हो सकते हैं। सर सिंह तो वाटर टूरिज़्म का इतना बड़ा स्पॉट बन सकता है कि वो इंटरनेशनल टूरिज़्म लेके आए। या सर आखिरी सवाल एक मेरे दिल चाह रहा है आपसे पूछूँ ताकि आप इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें और लोगों के लिए आसानी हो। सर अक्सर जो आम आदमी है, वो ये सवाल पूछता है कि मैं सियासत में क्या कर सकता हूँ? मैं तो 9 टू 5 में इतना जकड़ा हुआ हूँ, मेरे तो असबाब ही इतने मुख्तसर हैं। सियासत में तो आज यहाँ, कल जलसा वहाँ, मैं पेट्रोल कहाँ से भरवाऊँगा? मैं आज मीटिंग यहाँ, कल वहाँ, मैं नौकरी पे कब जाऊँगा? सर इस मसले को, इस माजरे को कैसे हल किया जाए? पहले तो मैं वो एक कहते हैं ना कि पॉलिसी स्टेटमेंट दे दूँ सबसे पहले, प्लीज़। कि जितने भी मसाइल हैं ना दुनिया के, किसी भी कोने के, उसका हल सियासत में है वाह! और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं फिर अमली सियासत में वाह सर! और उस अमली सियासत में ना आने की एक बड़ी वजह ये जो आपने की, ये एक बड़ी रियलिटी है कि बड़े वसाइल चाहिए हुँ। और उस मुल्क में जो अशराफिया है उसने सियासत ऐसी कर दी है महंगी कि आप पहले करोड़ थी, अब अरब अरब हो गया। अब आप फॉर एग्जांपल कुछ ना करें। अभी आप कोई पार्टी जॉइन कर लें इसी हल्के में जहाँ हम बैठे हुए हैं, प्लीज़।
अब आप कुछ ना करें, ना आपको कोई ओहदा है, ना आपको कोई सरकारी ज़िम्मेदारी है, कुछ भी नहीं। अब आपने सिर्फ़ सरगर्म रहना है, लोगों को पता चला आप सियासत में, तो भी आपको 10 लाख रुपए चाहिए। ना, ना। ठीक है? आपको एक कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, जो मरोड़ सिस्टम है, बड़ी गाड़ी चाहिए। वो गाड़ी जब बड़ी नहीं होगी तो आपको जलसे में छोटी गाड़ी दाखिल ही नहीं करने देंगे। 4 गार्ड चाहिए और हर वक़्त आपके देरे पर खाना-पीना, चाहे ये आप हो ना हो, जी कहाँ हैं? अरे भाई सर वो गए हुए हैं, कोई जो है अज़ीज़ाबाद में या मिसाल के तौर पर गुलशन में कोई प्रोग्राम है, वहाँ गए हुए हैं, दांडी। तो अब ये आप बताएँ 70-80 में तो हमने कभी नहीं सुना वर्कर सकर जा रहा है। अगर हैदराबाद से कोई एनएसएफ का जलसा है, तो वो तो कभी नहीं सुना कि उसने उसको किसी एमएन, एमपी ने किराया दिया हो। वो पहले गया नवाब शाह, फिर वहाँ से आकर पहुँचा, आपने खाना खिलाया, फिर उसने भाड़ा दिया, आगे गया। तो वो जो रज़ाकारी खत्म हो गई और ये जो कॉर्पोरेटाइज़ेशन हो गई पॉलिटिक्स की, इसने बहुत महँगा कर दिया है। लेकिन आज भी मेरा ख़्याल है कि हल जो है वो और ये जानबूझकर किया गया है ताकि नौजवान और जो लोग सियासत को तब्दीली का महवर और मंबा समझते हैं, वो दूर हो जाएँ। वो कहें जी जैसे मैं एतराफ़ कर रहा हूँ, कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं एक स्टेज पर थका कि जी ये तो खान साहब महीने में 4 मीटिंगें करते थे। अब 4 मीटिंगें यानी कि आपको 4 जहाज़ के टिकट चाहिए। 8 ना ना आप चाइना कटर हैं, ना आप लैंड ग्रैबर हैं, ना आपके पास कोई इल्लीगल ट्रेड है, कुछ भी नहीं है। 4 वो फिर वहाँ आपने रहना है 4 दफ़ा, गाड़ी भी चाहिए जाने के लिए, यानी 10 लाख का ये पैकेज हो गया। तो सियासत में ये तब्दीली है और सियासत में ख़ास तौर पर वो नौजवान जिनको अल्लाह ताला ने ये सलाह दी है कि वो वेल ऑफ हैं और उनकी फैमिलीज़ में अच्छे कारोबार हैं, बिज़नेसेस हैं, तो वो तो ज़रूर आएँ सियासत में। चूँकि वो जो वॉलटेयर ने कहा है ना, जब आप सियासत को कोस कर बाहर हो जाएँगे, तो फिर इन्फीरियर लोग आप पर हुँ, मुसल्लत होंगे। तो जब आप नहीं चाहते कि आपसे इन्फीरियर लोग इन्फीरियर इस सेंस में नहीं कि इंसान सब बराबर हैं, अमली, फ़िक्री तौर जैसे आजकल इन्फीरियर लोग जी, हम जी, पर एब्सोल्यूटली। तारी हैं, वैसे ऐसे लोग बोल रहे होते हैं, मुझे हैरत होती है। हम कहते हैं कि अब ये चूँकि ठीक है बोल रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि नौजवानों को आना चाहिए। जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनको आना चाहिए और ज़ाहिर है फ्यूचर नौजवानों का है। सर, थैंक यू सो मच। हुँ, मैं हुँ, हुँ। दुआ करूँगा और आपको मैं एप्रिशिएट भी करूँगा और आपको मैं बहुत पुश करूँगा कि जैसे-तैसे हो सके आप प्लीज़ वापस आइएगा। बिल्कुल, मेरी भी हम ख़्वाहिश है। हम आपको और लार्जर प्लेटफ़ॉर्म पे देखना थैंक यू चाहेंगे। सो मच। आप असासा हैं, ना सिर्फ़ मुल्क का, इस सूबे का, इस शहर का, इन लोगों का। परवरदिगार आपको खुश-ओ-खुर्रम थैंक यू रखे सो मच। और आगे से आगे की जो है वो जस्तजू में लगे रहिए। थैंक यू सर, सो बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू बहुत सो मेहरबानी। मच। थैंक यू।